गर्मी में मशरूम उगाने वाली गरीब बहू की खेती और ठंडी ससुराल। माँ जी आपने दीदी को देखा है कहीं? कहाँ चली गई है दीदी? नहीं बहू, क्या हुआ? क्या हो गया? तू सुबह सुबह क्यों आ गई यहाँ पे? सुबह से कहीं पर भी नहीं दिख रही दीदी, पता नहीं कहाँ गई। पूरे घर में देख लिया, आंगन में भी नहीं है, छत पर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अरे इतनी भयंकर गर्मी में वो भला बाहर कहाँ चली जाएगी? घर में ही होगी कहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वो है कहाँ, चली कहाँ गई है? उनका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। कभी कहीं नहीं जाती, पता नहीं आज अचानक कहाँ गई। एक मिनट, मैंने उसे आखिरी बार पीछे वाले बंद कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? फिर से उस बंद कमरे में? हाँ बहू, अब पता नहीं क्या करने जाया करती है वो वहां पर। लेकिन माँ जी, दीदी बार बार उस बंद कमरे की तरफ क्यों जाती है? वहां तो घुटन होती है, सांस तक लेना मुश्किल होता है। पता नहीं बहू, कई दिनों से मैं वही देख रही हूँ, वो उसी कमरे की तरफ लगी रहती है, ना ढंग से आराम करती है, ना अपनी तबीयत का ख्याल रखती, पता नहीं क्या करना चाहती है। माँ जी, कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया? अरे ऐसा मत कह, चल चल हमें चलकर देखना चाहिए। दोनों घबराते हुए बंद कमरे की तरफ भागती है। दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए, आप अंदर हैं क्या? अरे नंदनी बहू, अरे दरवाजा खोल बेटा, क्या कर रही है तू अंदर? कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। माँ हटिए आप, हटिए, लगता है दरवाजा को धक्का देकर ही खोलना होगा। प्रिया जोर से धक्का देकर कमरे का दरवाजा खोलती है। दीदी, माँ जी, दीदी जमीन पर पड़ी हुई है। अरे बहू नंदिनी, आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? इनके हाथ तो पूरी तरह तप रहे हैं, कितनी तेज गर्मी है शरीर में। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि इस बंद कमरे में मत आया कर, कितनी बार इसको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये है कि मेरी सुनती ही नहीं है। दीदी आंखें खोल गई, आपको क्या हो गया है? आखिर नंदिनी उस बंद कमरे में बार बार क्यों जाती थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे भयंकर गर्मी में भी चैन से बैठने नहीं दिया? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। कुछ महीने पहले की बात है। हे भगवान, बहुत 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 गर्मी हो रही, सुबह सुबह ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। हे भगवान, अभी से ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर आग बरस रही हूँ, आग। अब क्या करे कमला, मौसम ही ऐसा हो गया है। इस बार तो रात में भी हवा नहीं चलती है। उसी समय नंदिनी सिर पर पानी की बाल्टी रखे हुए घर के अंदर आती है। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए होते हैं। अरे बहू, इतनी धूप में तुम फिर से पानी भरने के लिए चली गई थी? क्या करती माँ जी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं बच रहा है, सोचा था सबके उठने से पहले ही पानी भर लिया हूँ। बहू, तू सुबह से ही काम में लग जाती है, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखा कर। अभी तो पूरा दिन बाकी है बापूजी, मैं अभी जल्दी से खाना बना लेती हूँ माँ जी। धूप और बढ़ जाएगी ना तो फिर रसोई में खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। नंदिनी रसोई की तरफ जाती है। कुछ ही देर में चूल्हे का धुआं पूरे आंगन में फैलने लगता है। देख रहे हो जी, सुबह से एक मिनट चैन नहीं मिलता है बेचारी इस नंदिनी को। घर की हालत ही ऐसी है कमला, अगर ये बहू ना होती तो पता नहीं घर कैसे चलता। उसी समय बाहर से रामप्यारी चाची आती है। और ये कमला, अभी से सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं तुम लोगों के घर में? क्या बताया जाए राम प्यारी, इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। और ये पूरे गांव का यही हाल है, कल तो मेरे घर की दीवार पूरी तरह से तप चुकी है, बताओ क्या करूं। ऊपर से कमाई भी कुछ खास नहीं हो रही है, खेत सूखते जा रहे हैं। दीपक कहाँ है? खेत पर गया होगा सुबह सुबह, और मनीष भी मजदूरी पर निकल गया है। हाँ, मेहनत तो दोनों लड़के बहुत ज्यादा कर रहे हैं तुम्हारे नन्ही। उसी समय नंदिनी सबके लिए पानी लेकर आती है। उसके चेहरे में लगातार पसीना आ रहा होता है। अरे बहू, तू तो पूरी पसीने में भीग गई है, क्या कर रही थी तू? रसोई में बहुत गर्मी है चाची, चूल्हे के सामने खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने इसे कितनी बार कहा थोड़ा आराम कर लिया कर, लेकिन ये है कि मेरी सुनती नहीं। अगर मैं बैठ जाऊंगी तो घर कौन देखेगा माँ जी? ये घर घर का काम कौन करेगा? बहू, काम अपनी जगह, लेकिन शरीर भी एक कोई चीज होती है। ऐसी दिन रात तू गर्मी में लगी रही ना तो तू बीमार पड़ जाएगी। उसी समय बाहर से एक औरत की आवाज आती है। अरे कमला जी, बधाई हो बधाई। अरे शहर वाली लड़की ने जो रिश्ता गया था ना, उनका फोन आ गया है, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। हाय भगवान, सच कह रही है? हाँ हाँ, अगले महीने मनीष की शादी भी तय हो गई है। अरे वाह, तो इस घर में नई बहू आ जाएगी कमला। अब घर में नंदिनी का हाल बताने वाली दूसरी बहू भी आ जाएगी। बधाई हो बधाई कमला।
कुछ दिनों बाद मनीषी की शादी हो जाती है। शादी के बाद नई बहू प्रिया शहर के पास वाले इलाके से अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन भयंकर गर्मी पहले जैसे ही पड़ रही थी। यहाँ तो सच में बहुत गर्मी है। रात से भर लग रही थी मुझे इतनी गर्मी, जैसे हवा नहीं है, आग जल रही थी यार। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बहू, अभी तो सुबह की गर्मी देख रही है। अरे दोपहर में तो हाल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। रास्ते में भी तुम यही बोल रही थी, इतनी गर्म हवा। उसने पहले कभी ये सारी चीजें महसूस नहीं की है। क्योंकि सच में नहीं की। हमारे वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है। वहाँ तो लोग कमरे में कूलर चलाकर, एसी चलाकर रहते हैं। तू पहले बैठ जा प्रिया, इतनी दूर से चलकर आई है, थक गई होगी। मैं तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अगर सच में ठंडा पानी मिल जाए तो मेरी जान में जान आ जाए, जान ही बच जाए मेरे। बहू, यहाँ ठंडे पानी का मतलब होता है मटके का पानी। ठीक है, लाइए जो भी हो। सच बताओ, मुझे लगा था गांव में थोड़ी शांति होगी, लेकिन यहाँ तो गर्मी ने हालत ही खराब कर दी है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत? अरे इतनी गर्मी की भी आदत होती है क्या? इतने में नंदिनी पानी लेकर आ जाती है। ये ले, आराम से पी। अभी अभी मटके में नया पानी भरा है। प्रिया पानी पीती है। पानी अच्छा है, लेकिन घर बहुत गर्म लग रहा है। रात में तो यहाँ नींद भी नहीं आती होगी आप लोगों को। नींद कहाँ आती है बहू, आधी रात तक तो सब हाथ वाला पंखा चलते रहते, नींद कहाँ से आएगी? फिर आप लोग रहते कैसे हो यहाँ पर? जैसे तैसे रह लेते, क्या करे। गरीब आदमी मौसम से लड़ भी कितना सकता है। हमारे घर में तो दो दो कूलर चलते थे। अब हर घर की हालत एक जैसी नहीं होती है। मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे यहाँ सब कुछ बहुत ही अलग लग रहा है। अलग तो लगेगा बहू, शहर और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। वहाँ बहुत आराम होता होगा, यहाँ आराम से ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उसी समय रसोई की धुएं की हल्की गंध आने लगती है। अरे, मैं तो चूल्हे पर दाल चढ़ाकर भूल ही गई थी। देख रही है प्रिया, ये सुबह से एक मिनट भी चैन से नहीं बैठती, पूरा दिन पूरा घर अकेले संभालती है। दीदी हमेशा इतना काम करती रहती है। हाँ बहू, तू अभी नई नई आई है ना, इसीलिए नहीं जानती है। इस घर को नंदिनी ने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, वरना इतनी गर्मी और इतनी तंगी से घर चलाना आसान नहीं होता है। प्रिया चुप होकर नंदिनी को देखने लगती है, जो गर्म रसोई में फिर से चूल्हे के सामने बैठ चुकी होती है। अगले दिन सुबह सुबह नंदिनी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। सूरज पूरी तरह निकल भी नहीं हुआ होता है कि गर्म हवा चलने लगती है। हे भगवान, सुबह सुबह से इतनी गर्मी लग रही है। यहाँ लोग पूरे दिन कैसे रहते हैं? कहाँ कहाँ फंस गई यार। अभी तो धूप निकली भी नहीं है बहू, तब ये हाल है। बस यही सुनकर डर लग रहा है माँ जी। अगर सुबह का ये हाल है तो दोपहर में क्या होता होगा? कल रात में भी गर्मी की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। नंदिनी पानी की बाल्टी रखकर उनकी तरफ देखने लगती है। सच बताऊं, मैं इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग रोज वहाँ कैसे काम कर लेते हैं? नंदिनी चुप हो जाती है, उसके चेहरे पर सोचने वाला भाव आने लगता है। मेरे तो सच में भाग फूट गए। ना ढंग की हवा, ना ठंडक, ना आराम, कुछ नहीं है यहाँ। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बहू, सब समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता मुझे कभी आदत पड़ पाएगी। यह भी कोई आदत पड़ने वाली चीज है। यह नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ जिससे कुछ ऐसा करे जिससे गर्मी कम लगे। इतना कहकर प्रिया अंदर चली जाती है। माँ जी, प्रिया गलत भी तो नहीं कह रही है। इस गर्मी में घर के अंदर रहना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। अब गर्मी का क्या कर सकते हैं, पर किसी के बस में थोड़ी होती है सारी चीजें। अब क्या करें, जो चल रहा है चलने दे बहू। नंदिनी कुछ सोचने लगती है, फिर वो खेत की तरफ देखती है और अचानक उसे कुछ सूझता है। वो उठकर खेत की तरफ चली जाती है। बस अभी खेत से आती हूँ। बहू, बाहर लू चल रही, ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। नंदिनी खेत के किनारे पहुंचती है। वहां सूखी घास, पुरानी बांस और घास जैसी जंगली घास पड़ी होती है। वो उन्हें ध्यान से देखने लगती है। अगर ये घास पानी पकड़ ले और हवा इसके बीच से होकर गुजरे तो घर के अंदर शायद ठंडी हवा आ सकती है। वो जल्दी जल्दी घासों को इकट्ठा करने लगती है और उन्हें बांध कर घर ले आती। नंदिनी खिड़कियों के सामने घास बांधने लगती है, फिर बाल्टी से पानी भरकर उन घासों पर छिड़क देती है। बहू, इससे क्या होगा? बाहर की हवा पहले इस गीली घास से टकराएगी, फिर घर के अंदर आएगी तो शायद थोड़ी सी ठंडक आ जाए। तब तक प्रिया घर के अंदर से वहां आती है। वो नंदिनी को काम करता देख मुंह बना लेती है। दीदी, सच बताओ तो मुझे नहीं लगता था इससे कोई फर्क पड़ेगा। मुझे भी पूरा यकीन नहीं था, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या आ जाता है कोशिश करने में। कुछ देर तक गर्म हवा चलती है, फिर धीरे धीरे वही हवा गीली घास से होकर कमरे के अंदर आने लगती है।
एक मिनट, हवा पहले जैसी गर्म नहीं लग रही है। सच में थोड़ी ठंडक तो मुझे भी महसूस हो रही है। प्रिया चुप होकर खिड़की से आती हुई ठंडी हवा महसूस करने लगती है। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है। शाम का समय होता है, खिड़कियों पर लगी गीली घास की वजह से घर के अंदर पहले से ही थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। तभी बाहर से रामप्यारी चाची एक आदमी के साथ आती ही दिखाई देती है। अरे कमला, लगता है तेरी बहू ने सच में कोई कमाल कर दिया है। बाहर तो आग जैसी हवा चल रही है, तेरे घर में इतनी ज्यादा ठंडक कैसे लग रही है? बड़ा अच्छा लग रहा है तेरे घर में। हाँ, ये सब नंदिनी का जुगाड़ है। सच कहूँ काकी, बाहर से आते हुए लगा जैसे किसी दूसरे घर में आ गए हो। अरे रमेश, इस बार जल्दी आ गया शहर से। क्या बताया जाए काका, शहर में मजदूरी करना भी अब आसान नहीं रहा। ऊपर से इतनी गर्मी, पूरे दिन टीन के छत के नीचे काम करो तो ऐसा लगता है जैसे शरीर पिघल जाएगा। पिछले दिन तो किसी चीज का नाम बता रहा था, क्या था वो? जरा बता इन्हें। मशरूम, शायद आप इसी की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है? अरे सफेद सफेद छाते जैसे होते, शहर के होटल वाले और बड़े बड़े लोग बहुत सारा ये सब खाते हैं। मैंने तो देखा वहाँ लोग छोटे छोटे कमरे में भी मशरूम उगाकर पैसे कमा रहे हैं। नंदी ध्यान से उसकी बात सुनने लगती है। छोटे कमरे में भी उग सक जाते हैं ये सारी चीजें? हाँ, बस कमरे में नमी और ठंडक चाहिए होती है। शहर में तो लोग बोरे भर भर के उगाते हैं और काफी पसंद भी किया जाता है इस चीज को। छोटे कमरे में भी उगाया जा सकता है क्या इन सारी चीजों को? जिस गोदाम में मैं मजदूरी किया करता था ना, तो उसके पीछे वाले कमरे में लोग मशरूम उगाते थे। वहाँ होटल वाले खुद खरीदने आते थे। नन्ही अब सोच में पड़ जाती है। अगर कोई सीखना चाहे तो ये मशरूम उगाना सीख सकता है क्या? क्यों नहीं, लेकिन सही तरीका पता होना चाहिए, वरना पूरा सामान खराब हो सकता है। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं भैया, यहाँ से बहुत गर्मी भी लग रही है, हम लोग घर जाते, काम भी करना है। रमेश और रामप्यारी चाची वहां से चले जाते। रात को सभी सोने की तैयारी कर रहे होते, लेकिन नंदिनी चुपचाप बैठी सोच रही होती। तभी प्रिया नंदिनी के पास आती है। दीदी, आप अभी तक सोई नहीं? बस ऐसे ही सोच ही रही थी। कहीं आप सच में तो वो मशरूम उगाने का नहीं सोच रही हो? हाँ, अगर उससे घर के हालात थोड़ी सुधर जाएं तो कोशिश करने में क्या बुराई है? दीदी, आपको सच में लगता है कि ये सब यहाँ पर हो पाएगा? गांव में लोग मुश्किल से अपनी खेती संभाल पाते हैं और आप ये नया काम लेकर बैठ रही हो। ये सब काम क्यों सोच रही हो आप? नया काम ही कभी कभी जिंदगी बदल देता है प्रिया। मुझे तो लगता है आप बस इस गर्मी में खुद को और परेशान करने वाली हो। नंदी उसकी बात सुनकर भी शांत रहती है। उसके मन में अब मशरूम की बात बार बार चल रही होती है। अगले दिन सुबह नंदिनी जल्दी उठकर घर का काम निपटाती है, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार उसी बात पर जा रहा था। क्या सोच रही है बहू? सुबह से देखे जा रही है, क्या हो गया? कहीं खोई हुई लग रही है मुझे तो। माँ जी, मैं आज रामप्यारी चाची के घर होकर आ जाती हूँ। शायद रमेश भैया फिर शहर जाने वाले हैं, उनसे मशरूम के बारे में थोड़ा बहुत पूछने जा रही हूँ। कुछ देर बाद नंदिनी रामप्यारी चाची के घर पहुंचती है। अरे बहू, आज सुबह सुबह तो कैसे आ गई यहाँ पर? चाची, वो रमेश भैया गए क्या? अभी नहीं, क्यों? कोई बात हो गई क्या? कुछ हुआ तो बता। उनसे मशरूम के बारे में मुझे पूछना था। उसी समय रमेश बाहर से आता है। ये मशरूम उगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और बीज कहाँ मिलते हैं? नंदी ध्यान से सारी बातें सुनती है। कुछ देर बाद नंदिनी घर लौट आती है। लो, आ गई दीदी। अब क्या पता चला? मशरूम उग सकते हैं यहाँ भी? और आपको सच में लगता है कि हमारे इस छोटे से घर में वो सब उग पाएंगे, वो सब हो पाएंगे? क्या सोच रही हो? पीछे वाला बंद कमरा खाली पड़ा है, अगर उसे साफ कर दे तो शायद हमारा काम हो जाएगा। दीदी, उस कमरे में खड़े होना बहुत मुश्किल है, वहाँ इतनी घुटन और गर्मी होती, कैसे करोगी वहां पर? इसीलिए तो उसे ठीक करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है आप ये सब बस बेकार में मेहनत करने वाली, कुछ नहीं होगा इससे। हो सकता है, लेकिन अगर कोशिश ही ना करी तो पता कैसे चलेगा? अगले दिन से नंदिनी पीछे वाले बंद कमरे में साफ सफाई करने लगती। कमरे के अंदर पुराना सामान, टूटी टोकरियां, धूल और मकड़ी के जाले भरे हुए थे। ऊपर से कमरे में इतनी गर्मी होती है कि कुछ देर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल लगता है। बहू, थोड़ा बाहर आ जा, अंदर बहुत घुटन हुआ करती, कैसे तू रहती है अंदर इतनी देर तक? बस माँ जी, बस माँ जी, आ रही हूँ, ये आखिरी बोरा निकाल दूं फिर आ जाती हूँ। नंदी पुराने सामान को बाहर निकालती रहती। उसके चेहरे में लगातार पसीना बह रहा था। दीदी, सच बताओ, मुझे नहीं लगता इस कमरे में कुछ उग भी सकता है। यहाँ तो इंसान भी नहीं खड़ा हो सकता, ये पौधे कैसे जिएंगे?
नंदिनी जवाब दिए बिना सफाई करती रहती है। कुछ दिनों बाद नंदिनी थोड़ा सा सूखा भूसा, पुराने प्लास्टिक के बैग और मशरूम की बीज लेकर आती है। बहू इतने पैसे कहाँ से लाए? मैंने पिछले महीने से थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे, उसी से ही ले आई हूँ मैं। नन्ही भूसे के पानी में भिगोती है, फिर उसके बाद धूप से बचाकर उसके बैग को वो भूसा और बीज भरने लगती है। ये क्या कर रही हो दीदी? रमेश भैया ने बताया था, ऐसे परत परत करके ही भरते हैं ये सारी चीजें। आपको देखकर तो लग रहा है जैसे कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही हो आप। मजाक उड़ाने से अच्छा है कि दुआ कर दे कि काम बन जाए हमारा। मैं तो बस कर रही थी, बाद में आपका दिल टूट ना जाए। नन्ही बैगों में छोटे छोटे छेद करती है और उन्हें कमरे में टांग देती है। फिर रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कती है। कई दिनों तक वो लगातार कमरे में लगी रहती है, लेकिन एक सुबह जब वो बैग देखने जाती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ बहू? माँ जी, इन बैगों से सफेद फफूंद लग गई है। मतलब क्या हुआ? मतलब सब खराब हो गए हैं। प्रिया भी पीछे आ जाती है। मैंने पहले ही कहा था दीदी, ये सब इतना आसान नहीं होता, आप तो मान ही नहीं रहते। शायद मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है। नन्ही चुपचाप खराब बैग बाहर निकालने लगती है। अगले कुछ दिनों तक वो फिर से कोशिश करती है। इस बार वो कमरे में ज्यादा पानी छिड़कती है, खिड़कियों को ढकती है और गर्मी कम रहने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी बार वो भी बैग बदबू में आने लगते हैं। फिर खराब हो गए। रहने दे बहू, खुद को इतना ज्यादा मत थका। नहीं माँ जी, इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है मुझसे बार बार। प्रिया सिल हिलाकर वहां से चली जाती। एक दोपहर गर्मी पहले से कहीं ज्यादा पड़ चुकी थी। घर के बाहर तक हवा आग जैसी लग रही थी। अरे बहू, आज उस कमरे में मत जाना, आज तो बाहर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बस थोड़ी देर देख कर आती हूँ माँ जी, और सुबह से कमरे में पानी भी नहीं डाला है मैंने। दीदी, आप भी ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 2 बार सब खराब हो चुका है, तो क्यों बार बार जा रही हैं? इस बार शायद सब सही हो जाए। नन्ही बाल्टी लेकर बंद कमरे के लिए चली जाती है। अंदर कमरा बहुत ही ज्यादा भयंकर घुटन और गर्मी से भरा होता है। वो धीरे धीरे बैग पर पानी छिड़कने लगती है। उसके चेहरे में लगातार पसीना बह रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है। वो दीवार पकड़ने की कोशिश करती है। हे भगवान, ये ये मैं कहीं। अचानक उसका सिर घूमता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती। कुछ समय बाद माँ जी, आपने दीदी को देखा है कहीं? कहाँ चली गई है दीदी? नहीं बहू, क्या हुआ? क्या हो गया? तू सुबह सुबह क्यों आ गई यहाँ पे? सुबह से कहीं पर भी नहीं दिख रही दीदी, पता नहीं कहाँ गई। पूरे घर में देख लिया, आंगन में भी नहीं है, छत पर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अरे इतनी भयंकर गर्मी में वो भला बाहर कहाँ चली जाएगी? घर में ही होगी कहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वो है कहाँ, चली कहाँ गई है? उनका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। कभी कहीं नहीं जाती, पता नहीं आज अचानक कहाँ गई। 1 मिनट, मैंने उसे आखिरी बार पीछे वाले बंद कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? फिर से उस बंद कमरे में? हाँ बहू, अब पता नहीं क्या करने जाया करती है वो वहां पर। लेकिन माँ जी, दीदी बार बार उस बंद कमरे की तरफ क्यों जाती है? वहां तो घुटन होती है, सांस तक लेना मुश्किल होता है। पता नहीं बहू, कई दिनों से मैं वही देख रही हूँ, वो उसी कमरे की तरफ लगी रहती है, ना ढंग से आराम करती है, ना अपनी तबीयत का ख्याल रखती, पता नहीं क्या करना चाहती है। माँ जी, कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया? अरे ये ऐसा मत कह, चल चल, हमें चलकर देखना चाहिए। दोनों घबराते हुए बंद कमरे की तरफ भागती है। दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए, आप अंदर हैं क्या? अरे नंदनी बहू, अरे दरवाजा खोल बेटा, क्या कर रही है तू अंदर? कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। माँ हटिए आप, हटिए, लगता है दरवाजा को धक्का देकर ही खोलना होगा। प्रिया जोर से धक्का देकर कमरे का दरवाजा खोलती है। दीदी, माँ जी, दीदी जमीन पर पड़ी हुई है। अरे बहू नंदिनी, आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? इनके हाथ तो पूरी तरह तप रहे हैं, कितनी तेज गर्मी है शरीर में। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि इस बंद कमरे में मत आया कर, कितनी बार इसको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये है कि मेरी सुनती ही नहीं है। दीदी आंखें खोल गई, आपको क्या हो गया है? प्रिया उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारती। कमला और प्रिया उसकी हालत देखकर घबरा जाती। कुछ देर बाद नंदिनी धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसकी नजर धुंधली हालत में सामने टंगी बैगों पर जाती है। वो देखो। क्या? कमला और प्रिया बैगों की तरफ देखती है। माँ जी, ये सफेद सफेद क्या निकला है? अरे ये तो मशरूम है।
नन्ही हल्की सी मुस्कान के साथ बैग की तरफ देखने लगती है। मशरूम? माँ जी, देखा, प्रिया मेरी मेहनत रंग लाई, सफल हो गई मेरी मेहनत। प्रिया चुप होकर उसे देखने लगती। पहली बार उसके चेहरे पर नंदिनी के लिए हैरानी और सम्मान दोनों एक साथ दिखाई दे रहा था। अगले कुछ दिनों में नंदिनी पहले से ज्यादा सावधानी से मशरूम का ध्यान रखने लगती है। अब बंद कमरे में कई बैगों से छोटे छोटे सफेद मशरूम निकलने लगे। दीदी ये देखिए, इतनी जल्दी बड़े भी हो गए हैं ये सारे। कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं क्या ये सब? अगर कमरे में नमी सही से हो ना, तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी बढ़ने लगती हैं। तो आज मैं पानी छिड़क दूं? हाँ, लेकिन ज्यादा मत डालना, वरना फिर खराब हो जाएंगे ये सभी। प्रिया पहली बार ध्यान से मशरूम वाले बैगों पर पानी छिड़कने लगती है। चलो, आखिर छोटी बहू भी काम में हाथ बटाने लगी है। माँ जी, अब समझ में आ गया कि दीदी इतनी मेहनत क्यों करा करती थी। धीरे धीरे पूरे कमरे में मशरूम निकलने लगते। सफेद सफेद गुच्छे देखकर सभी खुश हो जाते। दीपक और मनीष भी हैरान हो जाते और खुश क्यों ही ना हो, उन्हें मशरूम की कीमत पता थी। अरे वाह, इतने सारे मशरूम! भाभी, सच में आपने तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया। हमारे कमरे में ही उगा लिए इन मशरूमों को। हाँ, अब इन्हें सही समय पर तोड़ना होगा। नन्ही और प्रिया मिलकर सावधानी से मशरूम तोड़ने लगती। कुछ देर बाद सभी लोग आंगन से बैठकर मशरूम साफ करने लगते हैं। अब इन्हें बेचेंगे कहाँ? शहर में बेच देंगे, वहाँ होटल वाले लेते हैं ना। हाँ, हमारे शहर में भी लोग मशरूम बहुत खाते हैं। तो फिर ठीक है, कल सुबह मैं और मनीष उन्हीं बाजार में लेकर जाएंगे और उनको बेचने की कोशिश करेंगे। प्रिया पुराने अखबार और डिब्बे निकाल कर पैकिंग करना शुरू कर देती है। दीदी, ऐसे खुला मत रखो। अगर अच्छे से पैक नहीं करेंगे ना, तो देखने में भी बढ़िया नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यही बात सही है। शहर में चीज जितनी साफ और अच्छी दिखती है ना, लोग उतना जल्दी खरीदते हैं उसे। धीरे धीरे दोनों बहुएं मिलकर मशरूम पैक करने लग जाती हैं। अगली सुबह, बाबूजी, हम निकलते हैं। हाँ, संभाल कर जाना बेटा। अगर अच्छे दाम में मिल गए ना, तो इस बार हम और भी बैग तैयार करेंगे। दीपक और मनीष मशरूम लेकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में शहर में दोबारा मशरूम का ऑर्डर आ जाता है। इस बार होटल वालों को उनके मशरूम इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो ज्यादा मात्रा में मशरूम मांगने लगते हैं। बापूजी, इस बार तो बहुत सारे मशरूम हाथों हाथ बिक जाएंगे। और होटल वाले बोल रहे थे कि अगली बार ज्यादा मशरूम लेकर आना। धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। पहले वायरिंग होती है, फिर पंखा आता है और फिर धीरे धीरे कूलर आ जाता है। अब कम से कम रात को गर्मी में नींद तो आ जाएगी। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जिस घर में कभी गर्मी, तंगी और परेशानियां रहती थी, आज उसी घर में मेहनत और हौसला भी ठंडक बस चुकी है। दोनों बहुओं ने हार मानने के बजाय नया रास्ता चुना और अपने छोटे से बंद कमरे से शुरू की आई मशरूम की खेती और पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे वही टूटा फूटा घर पूरे गांव में ठंडा घर के नाम से मशहूर हो गया। घर के मुख्य द्वार पर बाकी घर वालों के साथ खड़ी शारदा हाथ में आरती की थाली लिए अपनी बहू आरती का घर में स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही आरती की नजर घर पर पड़ती है, वो चौंक कर कहती है, हे भगवान, ये क्या, इतना पुराना और टूटा फूटा घर। बहू, ये घर हमारे दादा परदादा के जमाने का है बेटा। जी माँ जी, मुझे देखकर ऐसा ही लगा था। मुझे पता है बेटा, तुझे पुराने घर में रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए शायद तू ऐसा कह रही है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, लेकिन ये घर कुछ ज्यादा ही पुराना और टूटा फूटा है। हाँ बेटा, घर पुराना तो है। इसकी दीवारें तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाएंगी। बस इस बार खेती का सीजन अच्छा हो जाए और हमारी सब्जियां अच्छे दाम में बिक जाए, तो हम सबसे पहले इस घर की मरम्मत करा लेंगे। हाँ हाँ माँ जी, जरूर करा लेंगे। चलो भाई, अब बहुत रात हो गई है। सफर में थकान भी काफी हो गई होगी, तुम सब अब आराम कर लो, कल सुबह जल्दी उठना भी है। सुबह जल्दी उठकर शारदा रसोई में पहुंच जाती है। कुछ देर में आरती भी तैयार होकर आ जाती है। आरती को देखकर शारदा कहती है, उठ गई बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। आज तुम सबके लिए बढ़िया सा खाना बना लो। जी माँ जी, मैं अब भी सबके लिए खाना तैयार करती हूँ। हम सब तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बेताब हैं बेटा।
गर्मी में पसीने से तरबतर होकर आरती सबके लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार चटाई पर बैठता है और आरती सबको खाना परोसती है। वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। आज तो मजा ही आ गई। मैंने कहा था ना माँ, आरती के हाथ में जादू है। अब रोज हमें ऐसे ही खाना खाने के लिए मिलेगा। भाभी, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। इतना टेस्टी खाना तो मैंने कभी पहले नहीं खाया था। खाना तो वाकई स्वादिष्ट बना है बहू, सभी को पसंद आया है। देख तेरी सारी मेहनत सफल हो गई। चलो अब खेत पर जाने का समय हो रहा है। आज तो खेत में बहुत काम भी है। हाँ चलते हैं पापा, हमें शाम तक लौट कर भी तो आना है। बहू, आज तुम भी हमारे साथ खेत पर चलो ना। हाँ भाभी, वैसे भी आप घर पर अकेली क्या करोगी? खेत देखोगी तो आपका भी मन बहल जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी आप लोग के साथ चलती हूँ ना, मुझे भी अपने खेत देखने का बड़ा मन है। तपती धूप में चलते हुए सब खेत पहुँचते हैं। खेत के बीच में एक पुराना नीम का पेड़ होता है, जिसके नीचे एक चारपाई रखी हुई है। राजेश आरती से कहता है, ये हमारे दादा परदादा के जमाने के खेत है। वैसे थोड़े से ही खेत है ये, लेकिन बस इन्हीं खेतों से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। वाह, यहाँ तो कितनी सारी सब्जियां उगी हैं। मुझे तो लगा था कि बस कुछ ही सब्जियां होंगी। भाभी देखो, वहाँ गोभी लगी है, इधर आलू है और उस तरफ मटर और टमाटर। हम सब ने मिलकर उसे उगाया है। इसलिए यहाँ की सब्जियां इतनी फ्रेश होती हैं। शहर में तो बस मुरझाई हुई सब्जियां मिलती हैं। अब तो तुम्हें रोज ताजा ताजा और अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को मिलेंगी। हाँ बहू, हम तो अपने खेत की ही सब्जियां खाते। ताजी सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। आरती सबके साथ खेत में काम करती है। शाम को सब्जियां लेकर सब घर आते हैं और आरती कहती है, माँ जी आप आराम कीजिए, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। अरे बेटा तू रहने दे, तू भी तो थक गई होगी ना। हाँ माँ जी, लेकिन आज खेत की ताजी ताजी सब्जियों से अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी तो सारी थकान दूर हो जाएगी मेरी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आरती चूल्हे पर खाना चढ़ाती है। कुछ देर में अचानक हवा का रुख बदलने लगता है। हे भगवान, ये हवा कितनी तेज चल रही है। बाहर धूल भरी तेज आंधी चल रही है ना बहू। हवा भी इतनी तेज है कि खिड़कियां तो मानो टूट ही जाएंगी। हे भगवान, देखिए काले बादलों के कारण बाहर कितना अंधेरा भी हो गया है। हाँ लगता है तूफान आने वाला है। क्या तूफान आने वाला है? आरती फटाफट खाना बना लेती है और घबराई आवाज में शारदा से कहती है, माँ जी खाना तैयार है, सब जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा डरो मत, यहाँ तूफान तो आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। शारदा गहरी सांस भरकर कहती है, चलो आप सब शांत हो गया, लेकिन क्या माँ जी? भाभी, कुछ दिन बाद फिर से तूफान आ सकता है। कुछ दिन बाद सच में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और शारदा घबरा कर कहती है, इस बार तो हवा की रफ्तार कुछ ज्यादा ही है, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बाहर से चीजें और पेड़ गिरने की आवाजें आ रही है। छत की खपरेल उखड़ने लगी है। हे भगवान, इतना तेज तूफान! सभी जल्दी से घर के बाहर निकलो, लगता है यह घर संभल नहीं पाएगा अब। हे भगवान रक्षा करना, हमारे पास बस एक ही छत है। इस बार तूफान इतनी जोर का होता है कि कुछ ही देर में उनका घर भरभरा कर गिर जाता है। उसकी जगह मलबे का ढेर बन जाता है। आज तो सब खत्म हो गया, हमारा पूरा घर गिर गया। हे भगवान, हमारा तो घर ही हमारा आसरा था, अब वो भी गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे। माँ रो मत, हम यहाँ ताड़पत्री वगैरह से रहने लायक जुगाड़ कर लेंगे। नहीं रितिका, ताड़पत्री ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हम यहाँ से मलबे के बीच खुले में नहीं रह सकते, यह खतरनाक है। राजेश सही कह रहा है, पर हम जाए कहाँ? गांव में और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। पापा, मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि हम अपने खेत ही चलते हैं, कम से कम वहाँ हम सुरक्षित तो रहेंगे। हाँ, अब कोई और चारा भी नहीं है, हमें खेत ही जाना पड़ेगा। क्या खेत में? राजेश जी, वहाँ तो बस एक ही चारपाई है ना, हमारा पूरा परिवार वहाँ कैसे रहेगा? मजबूरी है बेटा,
अब खेती हमारा सहारा है। चलो, जो बचा कुचा सामान है वो उठाओ और खेत चलो। सामान लेकर अंधेरे में चलते हुए सब खेत में जाते हैं और नीम के पेड़ के नीचे रखी चारपाई पर बैठने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, 5 लोगों को अब इस एक चारपाई पर सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब यही करना पड़ेगा। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैंने तो कुछ दिन भी अपने घर में सुकून से नहीं रह पाई। बहू क्या सोच रही है? बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा, तकलीफ होगी लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। गर्मी और उमस के बीच सभी उस एक चारपाई पर जैसे तैसे सोने की कोशिश करते हैं कि अचानक रितिका का हाथ नींद में जोर से आरती की नाक पर लगता है और वो कहती है, ओ माँ, हे भगवान, मेरी तो नाक ही तोड़ दी। रितिका, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ भाभी? मैंने क्या किया? तुम्हारी कोनी मेरी नाक पर लगी है, देखो नाक टूट गई मेरी। माफ करना भाभी, गलती से हो गया। रितिका का हाथ कितनी जोर से लग गया राजेश, देखिए जरा। शांत हो जाओ आरती। रितिका, हाथ थोड़ा इधर कर लो। जी भैया। आरती फिर से सोने की कोशिश करती है लेकिन गर्मी और घुटन उसे सोने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद शारदा का पैर नींद में आरती के ऊपर आ जाता है। हे भगवान, अब ये क्या है? माँ जी, आपका पैर। माफ करना बेटा, जगह ही इतनी कम है, क्या करूं? तुम सोने की कोशिश करो। यहाँ तो मैं सो ही नहीं सकती, कभी हाथ लग रहा है तो कभी पैर, और गर्मी से मेरा दम घुट रहा है। आरती, 5 बज गए, उजाला होने वाला है, चलो उठ ही जाओ। हम दोनों ना खेत में घूम कर आते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे भी यहाँ लेटने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो, ताजा हवा में तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। राजेश और आरती बातें करते हुए खेत की पगडंडियों पर चलते हैं। गुस्सा ठंडा होने के बाद आरती कहती है, राजेश जी, मैं यहाँ से थोड़ी धनिया और मिर्ची तोड़ लेती हूँ, आज खाने के साथ ताजी चटनी बनाऊंगी। ये हुई ना बात, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दोनों सब्जियां तोड़कर वापस लौटते हैं। महेश और शारदा अपने साथ लाए बर्तनों को साफ करते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं तो डर ही गई थी। माँ जी, हम बस ताजा हवा खाने थोड़ा बाहर घूमने चले गए थे। अच्छा किया बेटा, वैसे भी उमस हो रही थी। देखिए, मैं खेतों से ताजी धनिया मिर्ची तोड़ के लाई हूँ, अब इसकी अच्छी सी चटनी बनाऊंगी। वाह बहू, बहुत अच्छा किया। ताजी चटनी के साथ रोटियां खाने में तो मजा ही आ गया। तुम चूल्हा जलाकर रोटियां भी सेक लो बेटा। आरती जैसे ही चूल्हे में आग जलाती है, हवा की वजह से खेत की मिट्टी और धूल उड़ने लगती है। बाप रे, इतनी धूल उड़ रही है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चूल्हा कैसे जलेगा अब? घर की रसोई में तो कम से कम 4 दीवारें तो थी, यहाँ तो हवा के कारण चूल्हा जलाने में भी बड़ी परेशानी हो रही। हाँ माँ जी, धुएं से आंखें लाल हो रही हैं और धूप और गर्मी से तो पसीना आ रहा है। हाँ बेटा, चाह कर भी तबीयत के कारण मैं मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। आरती को परेशान होता देखकर राजेश उसके पास जाकर कहता है, आरती, तुम्हें धूप से परेशानी हो रही होगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा टांग देता हूँ ताकि सीधी धूप तुम पर ना पड़े। खाना बनता है और सबका खाना होने के बाद आरती के चेहरे पर नींद और थकान साफ दिखने लगती है। बहू, तुम्हें तो बहुत नींद आ रही है बेटा। हाँ माँ जी, नींद और थकान की वजह से मेरा सिर चकरा रहा है, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, सो जाओ, अभी चारपाई भी खाली पड़ी है। मैं और राजेश भी जरा खेत पर काम कर लेते हैं। माँ, मैं पेड़ से कच्चे आम तोड़ कर लाती हूँ, दोपहर में आम पन्ना बनाएंगे। आरती चारपाई पर लेट जाती है। उसकी आंख लगने ही वाली होती है कि शारदा की सहेली विनीता आ जाती है। अरे शारदा, मैंने सुना तुम्हारा पूरा घर गिर गया और तुम लोग यहाँ खेत में रह रहे हो। हाँ विनीता, अब बस क्या बताओ, कुदरत का कहर टूट पड़ा हम पर। बड़ी मुसीबत है, ला मुझे भी थोड़ी जगह दे, बड़ी दूर से चलकर आई हूँ, कमर टूट गई है मेरी। हे भगवान, एक ही तो चारपाई है, उस पर भी आकर बैठ गई, अब मैं कहाँ सोऊं? बहू, जा जरा चाची के लिए पानी लेकर आ तो। आरती पानी लेकर आती है और विनीता को देती है। काफी देर तक दोनों की बातें चलती हैं और आरती बैठी रहती है। रात को सोते समय, माँ जी, मैं यहाँ नीचे चटाई बिछाकर सो जाती हूँ। चारपाई पर इतने लोगों के बीच सोने में मुझे बहुत दिक्कत होती है।
नहीं बहू, जमीन बहुत गीली है। और यहाँ कीड़े मकोड़ों का भी डर है, तो नीचे मत सो बेटा। कुछ नहीं होगा, मैं सो जाऊंगी। मुझे बस खुली जगह चाहिए वरना मेरा दम घुट जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसी मर्जी। आरती चादर बिछाती है और जमीन पर ही सो जाती है। कुछ देर बाद आरती को अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है और वो चीखती है, हे माँ, ये क्या है? हे भगवान, ये तो एक छोटा सा सांप है। देखा बहू, यहाँ जमीन पर सोना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बहू, आज के बाद तू अपनी नहीं चलाएगी, अब तो चुपचाप चारपाई पर ही सोएगी। हाँ, और कोई बहस नहीं। आज जी, मैं चारपाई पर ही सो जाती हूँ। अगली सुबह आरती की कमर अकड़ जाती है और उसे अपनी किस्मत पर रोना आता है। हे भगवान, चारपाई पर सोना तो बड़ा कठिन है। ना ढंग से नींद आती और ना आराम मिलता है। बहू, अब तो जल्दी से खाना बना ले, खेत में काम बहुत है। धुएं और गर्मी के बीच आरती फिर से चूल्हा फूंकने लगती है। राजेश भी वहीं बैठ जाता है। तभी रीतिका वहां आ जाती है। भाभी, खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। एक तो मैं परेशान हो रही हूँ, ऊपर से इसको बस खाने की पड़ी है। बस थोड़ी देर में बन जाएगा रीतिका। ठीक है भाभी। राजेश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है? क्या बात हो गई? राजेश जी, कब तक हम यूं चारपाई पर सोते रहेंगे? आरती, मुझे पता है तुम तकलीफ में हो। हम सब भी तो परेशान हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। गर्मी, धूल, कीड़े और ऊपर से ये एक ही चारपाई। लेकिन भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं? इतनी गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर सोने वाला ससुराल तो मैंने पहली बार देखा है राजेश जी। वो तो है, लेकिन हिम्मत रखो आरती, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। राजेश आरती को तसल्ली देकर शांत करता है। शाम को ताजा पानी लाने के लिए आरती कुएं की ओर चली जाती है, जहां गांव की और भी औरतें खड़ी हैं। बहू, तूफान में तुम्हारा घर टूट गया, सुनकर बहुत दुख हुआ। सुना है इतनी गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर पूरा ससुराल सो रहा है। हाँ चाची, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हम गरीबों की तो किस्मत ही ऐसी है, दिन रात एक करके सब्जियां उगाते हैं, फिर भी साहूकार इतने कम दाम पर लेता है। क्या? क्यों चाची? क्या हम इन्हें और कहीं नहीं बेच सकते? कैसे बेचेंगे बेटा? ना तो हम शहर में किसी को जानते हैं और ना कोई हमें जानता है। बस इसी बात का तो साहूकार फायदा उठाता है। लेकिन कोई तो ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा ना कि हमारी सब्जियां सीधे शहर में बिके और हमें सही दाम मिले। तुम पढ़ी लिखी हो बेटा, तुम ही कोई रास्ता निकालो। आरती पानी भरकर वापस लौटती है। चारपाई पर बैठी एक लड़की को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। मानसी, तुम यहाँ? आरती, कैसी है तू? मुझे आज पता चला यार तेरे घर के बारे में। बहू, मानसी कब से तेरा इंतजार कर रही है, जा इसके लिए कुछ लेकर आ। मानसी तो बैठ, मैं तेरे लिए अभी आम का पन्ना बना कर लाती हूँ। भाभी, आप अपनी सहेली से बातें करो, इन्हें खेत दिखाओ, मैं आम का पन्ना बना कर लाती हूँ। चल मानसी, मैं तुझे अपने खेत दिखाती हूँ। वाह आरती, ये तो कितनी ताजी सब्जियाँ हैं। क्या तुम लोग इसमें केमिकल डालते हो? कुछ नहीं मानसी, हम तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। देखिए गोभी, कितनी अच्छी खुशबू है ना इसकी। रीतिका आम का पन्ना लेकर आती है। मानसी एक घूंट पीती है और खुश हो जाती है। वाह यार, ये तो बहुत फ्रेश और टेस्टी है। आरती, पता है शहर में ऑर्गेनिक सब्जियों की बहुत मांग है, लोग इसके लिए मुंह मांगा दाम देते हैं। क्या फायदा मानसी, यहाँ तो साहूकार कौड़ियों के भाव लेता है। तो चिंता मत कर, मैं शहर में कुछ स्टोर्स को जानती हूँ। मैं तेरी इन सब्जियों को कुछ सैंपल लेकर जाऊंगी, उन्हें जरूर पसंद आएगा। मानसी सब्जियों के सैंपल लेकर चली जाती है। आरती के मन में एक नई उम्मीद जगती है। लेकिन अगले ही दिन साहूकार खेत में आ धमकता है और कहता है, कहाँ है महेश जी? सुनो, ये तुम्हारा घर टूट गया है। आइए साहूकार जी, क्या करे, हम पर कुदरत की मार पड़ी है। ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। देख रहा हूँ कि तुम्हारी सब्जियां एकदम तैयार हो गई हैं। जी सेठ जी, तैयार तो हो गई है। तो फिर कल ही अपने आदमियों को मैं भिजवाता हूँ लेने के लिए। साहूकार जी, सब्जियां तो तैयार हो गई हैं, पर इस बार जरा रहम करना। हाँ सेठ जी, हमारा घर गिर गया, सिर छिपाने की जगह नहीं है, इस बार थोड़े ज्यादा पैसे दे देना। देखो, पैसे तो मैं उतने ही दे पाऊंगा जितना हमेशा देता हूँ। हम पर रहम कीजिए सेठ जी। देखो,
ज्यादा नखरे करोगे तो सब्जियां खेत में ही सड़ जाएंगी। मेरे सिवा गांव में कोई और नहीं खरीदेगा। साहूकार जी, आप ये सब्जियां शहर ले जाकर 5 गुने दाम में महंगे बेचते हैं, फिर हमें इतना कम क्यों देते हैं? ए बहू, तू बीच में मत बोल। क्यों ना बोलूं, हम सही दाम ही तो मांग रहे हैं बस। तुझे क्या पता व्यापार क्या होता है? गाड़ी मजदूर लगाकर सब्जियों को शहर लेकर जाना पड़ता है, उसमें पैसा नहीं लगता क्या? लेकिन ठीक है साहूकार जी, कल कल भेज देना आदमियों को, हम सब्जियां तैयार रखेंगे। साहूकार चला जाता है। आरती का खून खौल जाता है और वो राजेश और महेश से कहती है, पापा जी, आपने मुझे बोलने से क्यों रोक दिया? बेटा, वो अच्छा आदमी नहीं है। चाहे जो भी हो, हम साहूकार को सब्जियां नहीं देंगे। हमें सब्र रखकर मानसी की खबर का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आरती सही कह रही थी, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मानसी पढ़ी लिखी है, वो गलत नहीं बोलेगी। लेकिन बेटा, मुझे तो अभी भी साहूकार का डर सता रहा है, कहीं हम मुसीबत में ना पड़ जाएं। आप घबराइए मत माँ जी, हम किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अगली सुबह पूरा परिवार खुशी खुशी सब्जियां तोड़ने में जुट जाता है। तभी साहूकार के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और आरती निडरता से कहती है, जाके अपने मालिक से कह दो, आज हम सब्जियां नहीं बेच रहे, हमें शहर में ग्राहक मिल गया है। साहूकार के आदमी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानसी लोडिंग गाड़ी और 2 व्यापारियों के साथ खेत में दाखिल होती है। देखो मानसी, आ गई, सब्जियां लेकर बोरियों में भर दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत की किसी और को माल बेच दिया? हाँ बेच दिया, जो करना है कर लीजिए, बहुत पछताओगे तुम लोग। शहर वाला एक ही दिन खरीदेगा, फिर तुम मेरे पास ही आओगे, मैं एक भी सब्जी नहीं खरीदूंगा। साहूकार जी, अब आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, मैं खुद इनकी सब्जियों को सीधी डील शहर से बड़े स्टोर से करवाऊंगी। हाँ साहूकार जी, अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब हमारा पसीना हमारे काम आएगा, आपकी तिजोरी भरने के नहीं। महेश आरती से कहता है, आरती बेटा, तू तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। आज तक हमने एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे। बहू, मुझे माफ कर देना, मैं तो डर गई थी, पर तूने तो सबका ही नसीब बदल दिया। भाभी, अब तो हम पक्का घर बनाएंगे और मेरे लिए एक अलग कमरा भी। हाँ रितिका, सबका अपना कमरा होगा और हम अब उस चारपाई को अपने आंगन में शान से रखेंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमने कैसे संघर्ष किया था। कुछ ही महीनों में खेत के पास एक पक्का मकान खड़ा हो जाता है। अब गर्मी की दोपहर में कूलर की हवा चलती है और पूरा परिवार खेत की ताजी सब्जियां खाता है। ये तो सही बात है। ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है माँ जी और पापा जी। हमने दिखा दिया कि अगर परिवार साथ हो और सोच सही हो तो घर में सारी मुश्किलें खत्म हो सकती है, हर मुश्किल का रास्ता निकल सकता है। हाँ राजेश जी, हम तो वो दिन हमेशा याद रखेंगे जो हम सब ने गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर बिताए थे। हाँ, जिसकी वजह से हमें मेहनत करने की प्रेरणा मिली और परिवार की कीमत भी पता चली। पिंटू बेटा, तू बैठा क्यों है? सो जा, काफी रात हो गई है, फिर सुबह उठकर तुझे स्कूल भी तो जाना है ना। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गर्मी में पसीना हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे हाथ वाले पंखे से हवा कर देती हूँ। माँ, हाथ वाला पंखा भी कितनी हवा देगा? जब आपका हाथ थक जाता है तो आप पंखा चलाना छोड़ देते हो, फिर उसके बाद मुझे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। क्या करूं बेटा, पंखा चलाते चलाते मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। छी याक, घर में ये बदबू कैसे आ रही है? बेटा, ये जमीन की मिट्टी और पसीने की बदबू है। माँ, मुझे इस बदबू से घुटन भी हो रही है, चलो ना थोड़ी देर कहीं बाहर चलते हैं। तू भी ना, तेरे अजीब ही ड्रामे हैं। देख, तेरे पापा भी तो सो रहे हैं ना। सबको पता है कि घर में सोने से सभी को दिक्कत और परेशानी हो रही है, लेकिन सब थके हैं इसलिए आराम से सो गए। तू भी सो जा बेटा, मैं पंखा कर देती हूँ। नहीं तो नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे नहीं सोना। लगता है तू नहीं मानेगा। चल ठीक है, थोड़ी देर तुझे बाहर घुमा के लाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। चल चल, थोड़ी देर बाहर घूम ले। ठीक है माँ, मैं अभी घूम कर आता हूँ। ये लड़का भी ना, बताओ रात के 2 बज रहे हैं और इसे बाहर घूमने की पड़ी है। उधर पिंटू को घूमता देखकर गांव के कुछ कुत्ते उसके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। इस पर पिंटू डरकर माँ के पास भाग जाता है।
माँ मुझे अब नहीं घूमना, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। अरे तुझे क्या हुआ? अभी तो घूमने के लिए गया था, इतनी जल्दी तेरा घूमना खत्म हो गया? वो माँ, गांव के कुत्ते आकर भौंकने लगे। अच्छा, तो जनाब को कुत्तों से डर लग गया, इसलिए भागकर वापस आ गए। घूम ले, और तुझे रात में बहुत घूमने का शौक लगा था ना, जा घूम ले। नहीं माँ, अब मैं नहीं घूमूंगा, जल्दी घर में चलो, नहीं तो वो कुत्ते यहाँ पर भी आ जाएंगे। इस तरह अब शीला पिंटू के साथ घर में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सभी लोग को प्यास की समस्या होने लगती है। माँ मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। अभी तो पिया था ना। माँ यहाँ घर में रखा हुआ पानी एकदम गर्म हो जाता है, इसलिए मुझे बार बार प्यास लग रही है। तू ठीक कहता है, ऊपर से गर्मी में पसीना भी हो रहा है, जिससे शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में प्यास तो लगनी ही है। पानी भी खत्म हो गया, लगता है फिर से हैंडपंप पर जाना होगा। अब और नहीं सहा जाता, मैं कल ही सभी से बात करूंगी। अब मैं यहाँ नीचे नहीं सो सकती, अब मैं पिंटू को लेकर छत पर ही सोऊंगी। इस तरह शीला परेशान होकर अपने घर वालों से बात करने वाली होती है, लेकिन क्या उसके घर वाले उसे ऊपर सोने की परमिशन देंगे? गांव में इस गर्मी में पहली बार छत पर कौन सोता है? छत पर सोने में गांव वालों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि शीला ने बिना धुएं, बिना कोई प्रोडक्ट जलाए छत पर होने वाली मच्छरों की दिक्कत को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया। इसके अलावा शीला ने और कौन कौन से जुगाड़ लगाए जिससे छत पर होने वाले सभी समस्याएं खत्म हो गई। पूरी बात जानने के लिए चलिए कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। घर पर मोतीलाल जी है क्या? हाँ चाचा जी, वो थोड़ा भैंसों को पानी पिलाने गए हैं। आप रुकिए ना, मैं बाहर खाट बिछा देती हूँ, आप बैठ जाइए, वो आते ही होंगे। ठीक है, इसी पेड़ के नीचे खाट डाल लेते हैं। अरे भैया, आप यहाँ कब आए? बस अभी आया था, तुम तो भैंसों को पानी देने लगे हो। हाँ भैया, वो तो तुम्हें पता ही है, गर्मी एकदम से बढ़ गई। इंसान तो पानी पी पी कर नहीं थक रहे हैं, तो ये बेचारे जानवर है। हाँ सो तो है, आओ थोड़ी देर साथ बैठते हैं। वैसे भैया, ये लाइट की समस्या तो रात को एकदम नरक बना देती है। हर किसी को सोने में बहुत दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आता कि ये परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी। पूरा गांव इस समस्या से परेशान है। इसी बारे में मैंने एक बार सरपंच जी को भी बात की थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? सरपंच जी मेरी बात सुनने के बाद बिजली विभाग गए थे, लेकिन वहां से ये खबर मिली कि गांव में बिजली की कमी है, इसीलिए पूरे दिन बिजली नहीं दी जा सकती है। सुबह बिजली इसीलिए दी जाती ताकि जिन लोगों के काम धंधे बिजली की मदद से होते हैं वे सभी अच्छे से हो सके और आराम से वह लोग अपना काम कर सके। इसका मतलब है रात में बिजली नहीं आएगी। हाँ, सरपंच जी की बातों से तो यही लगता है कि बिजली की व्यवस्था गांव में तो अब ऐसी ही रहने वाली है। खैर, हम भी इसमें क्या कर सकते हैं जब आगे से ही कुछ नहीं हो सकता। चलो ठीक है भैया, अब मैं भी चलता हूँ, थोड़ा मुझे भी कुछ काम है। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा खेतों पर जाऊँ। सुनो जी, खाना तैयार है, पापा जी से पूछ लो ना, खाना निकाल दूं क्या? बहू, आज तो खाना बाहर ही ले आ, अंदर तो बहुत गर्मी है, खाना खाया नहीं जाएगा। सुनो, पिताजी और मेरे लिए दोनों का खाना बाहर ही लेकर आ जाओ। जी ठीक है। क्या हुआ बहू? माँ जी, वो उनका और पापा जी का खाना बाहर ही देना है, आप और मैं यहीं खा लेते हैं। ठीक है, तू पहले बाहर खाना दे आ, फिर हम बाद में खा लेंगे। पंखा करो ना, गर्मी लग रही है मुझे। करती हूँ, रुक जा जरा, थोड़ी देर तू खुद नहीं कर सकता पंखा? अपनी दादी से हरदम पंखा करवाना चाहता है। थोड़ी देर कर दीजिए ना माँ जी, जब हम खाएंगे तो इसी से पंखा करवाएंगे। क्यों पिंटू, करेगा ना पंखा? ठीक है मम्मी, कर दूंगा। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं, फिर सभी सो जाते हैं। शीला अपने कमरे में थी, उसके साथ सुरेश की अलग चारपाई थी। पिंटू उसी चारपाई पर सो रहा था। आधी रात होते ही पिंटू उठकर बैठ जाता है। पिंटू बेटा, तू बैठा क्यों है? सो जा, काफी रात हो गई है, फिर सुबह उठकर तुझे स्कूल भी तो जाना है ना। माँ मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गर्मी में पसीना हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे हाथ वाले पंखे से हवा कर देती हूँ। माँ हाथ वाला पंखा भी कितनी हवा देगा? जब आपका हाथ थक जाता है तो आप पंखा चलाना छोड़ देते हो, फिर उसके बाद मुझे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है।
क्या करूं बेटा, पंखा चलाते चलाते मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। छी याक, घर में ये बदबू कैसी आ रही है? बेटा ये जमीन की मिट्टी और पसीने की बदबू है। माँ, मुझे इस बदबू से घुटन भी हो रही है। चलो ना, थोड़ी देर कहीं बाहर चलते हैं। तू भी ना, तेरे अजीब ही ड्रामे हैं। देख तेरे पापा भी तो सो रहे हैं ना। सबको पता है कि घर में सोने से सभी को दिक्कत और परेशानी हो रही है, लेकिन सब थके हैं इसलिए आराम से सो गए। तू भी सो जा बेटा, मैं पंखा कर देती हूँ। नहीं तो नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे नहीं सोना। लगता है तू नहीं मानेगा। चल ठीक है, थोड़ी देर तुझे बाहर घुमा के लाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। चल चल थोड़ी देर बाहर घूम ले। ठीक है माँ, मैं अभी घूम कर आता हूँ। ये लड़का भी ना, बताओ रात के 2 बज रहे हैं और इसे बाहर घूमने की पड़ी है। उधर पिंटू को घूमता देखकर गांव के कुछ कुत्ते उसके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। इस पर पिंटू डरकर माँ के पास भाग जाता है। माँ, मुझे अब नहीं घूमना, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। अरे तुझे क्या हुआ? अभी तो घूमने के लिए गया था, इतनी जल्दी तेरा घूमना खत्म हो गया? वो माँ, गांव के कुत्ते आकर भौंकने लगे। अच्छा, तो जनाब को कुत्तों से डर लग गया, इसलिए भागकर वापस आ गए। घूम ले, और तुझे रात में बहुत घूमने का शौक लगा था ना, जा घूम ले। नहीं माँ, अब मैं नहीं घूमूंगा, जल्दी घर में चलो, नहीं तो वो कुत्ते यहाँ पर भी आ जाएंगे। इस तरह अब शीला पिंटू के साथ घर में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सभी लोग को प्यास की समस्या होने लगती है। माँ, मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। अभी तो पिया था ना। माँ, यहाँ घर में रखा हुआ पानी एकदम गर्म हो जाता है, इसलिए मुझे बार बार प्यास लग रही है। तू ठीक कहता है, ऊपर से गर्मी में पसीना भी हो रहा है, जिससे शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में प्यास तो लगनी ही है। पानी भी खत्म हो गया, लगता है फिर से हैंडपंप पर जाना होगा। अब और नहीं सहा जाता, मैं कल ही सभी से बात करूंगी। अब मैं यहाँ नीचे नहीं सो सकती, अब मैं पिंटू को लेकर छत पर ही सोऊंगी। माँ जी, अब मुझसे रात में घर में नहीं सोया जाता, अब तो मैं छत पर ही सोऊंगी। अरे बहू, क्या बोल रही है? तू अकेली हमारे घर की औरत होकर छत पर सोएगी? गांव में कोई भी छत पर नहीं सोता है, ये ठीक नहीं है। तो क्या करूं माँ जी, सारी रात पिंटू के चक्कर में मुझे परेशान होना पड़ता है। रात भर ठीक से नींद पूरी भी नहीं हो पाती, तो दिन में काम करते समय आंख लग जाती है। ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ऊपर हवा में कम से कम नींद तो पूरी हो जाएगी। हाँ माँ, शीला ठीक कहती है, इसे ऊपर ही सोने दो। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो मैं भी इन दोनों के साथ ऊपर ही सो जाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों की जैसी मर्जी वैसा ही करो। माँ, ये छत तो बहुत गर्म हो रही है, यहाँ पर कैसे नींद आएगी? अरे तू चिंता मत कर, हमें खाली छत पर नहीं सोना, नीचे से चटाई बिछानी है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चल मैं चटाई बिछा देती हूँ, फिर आराम से सो जा। माँ, यहाँ भी कभी कभी हवा रुक जा रही है, लगता है यहाँ भी नीचे जैसा ही हो जाएगा। कोई नहीं, नीचे की तरह पंखा तो नहीं चलेगा। अब चल चुपचाप सो जा। अरे बहन, कैसी हो? गर्मी में रात में नींद आती है या नहीं? अरे बहन, तुम आओ बैठो। क्या बताऊं बहन, गर्मी में तो बुरा हाल है। हमारे घर में तो सुरेश और उसकी बीबी परेशान होकर रात में छत पर ही सोने लगे हैं। हाँ वो तो है, हमारा भी परिवार गर्मी से परेशान हो रहा है। लगता है हमें भी अब छत पर ही सोना पड़ेगा। अच्छा, आप नहीं सोती क्या छत पर? नहीं नहीं, मैं और ये तो अभी नीचे ही सोते हैं। नीचे सोने का कोई भी फायदा नहीं है बहन, रात की नींद रोज रोज खराब होती है। हाँ वो तो है, देखती हूँ, आज इनसे पूछूंगी। अगर ये मान जाते हैं तो हम दोनों भी ऊपर ही सो जाएंगे। चलो ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में थोड़ा काम है। ठीक है बहन। अरे माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। कहीं नहीं गई थी बहू, बस पड़ोस में जमुना बहन के यहाँ गई थी। अच्छा, तो क्या बात हो गई थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मिलने गई थी। अच्छा सुन, जमुना बहन बता रही थी कि उसकी बहू और पति दोनों छत पर सोते हैं। हम भी आज से छत पर ही सोएंगे, गर्मी में तो अब हमसे नहीं सोया जाएगा नीचे। लेकिन माँ जी, वहाँ पर तो सब एक साथ कैसे सोएंगे? पापा जी के सामने सोने में मुझे बहुत शर्म आती है। तो उसकी चिंता मत कर, आदमी लोग एक तरफ सो जाएंगे और हम लोग एक तरफ सो जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप जैसा सही समझे। अरे माँ जी, आप? हाँ बहू,
आज हम भी सोच रहे थे कि छत पर ही सोकर देखते हैं। ठीक है माँ जी, लेकिन पापा जी यहाँ सोएंगे तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। तू फिक्र मत कर, वो एक तरफ सो जाएंगे। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि बीच छत पर एक कपड़ा डाल देते हैं, फिर मुझे ठीक लगेगा। पापा जी को भी सोने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर ऐसा ही कर ले तू। कुछ देर बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। उधर पड़ोस के लोग भी छत पर अपना बिस्तर लगाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वे लोग भी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को पड़ोस की मीरा नींद में उठती हुई अपनी छत के किनारे पर आ जाती है। तभी शिला उसे देख लेती है। वो कौन है? उठकर देखती हूँ, अरे ये तो भूत भूत। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्यों चिल्ला रही हो? वहाँ पर भूत है, देखो भूत है वहाँ पे। अरे चुप हो जा, भूत जैसा कुछ नहीं होता। रुक, मुझे देखने दो कौन है वहाँ। अब सुरेश अपनी छत के किनारे जाकर देखता है तो उसे मीरा की पहचान होती है। अरे ये तो मीरा है, लगता है नींद में उठकर आगे बढ़ती जा रही है। मुझे रामनाथ चाचा को आवाज देनी होगी। अरे रामनाथ चाचा, अरे जल्दी उठो। अरे वो देखो मीरा, अरे नींद में है, कहाँ चली जा रही है? जल्दी उसे पकड़ो, नहीं तो छत से गिर जाएगी। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? अरे वो देखो मीरा कहाँ जा रही है, जल्दी रोको उसे, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगी। कुछ देर बाद रामनाथ मीरा को पकड़कर लाता है और उसे नींद से जगाता है। फिर मीरा नींद से बाहर आ जाती है। अरे चाचा सब ठीक है ना? हाँ सुरेश, सब ठीक है, बस नींद में उठकर चलने लगी थी। तुम लोग सो जाओ अब। चलो शुक्र है, लेकिन सच में तुम्हारी चिल्लाहट ने तो मुझे भी डरा दिया। एक बार तो लगा मैंने भी सोच लिया था कि भूत हमारे छत पर आ गया है। अब छोड़ो भी, मजाक मत करो। हाँ ठीक है, चलो अब सो जाओ। धीरे धीरे सब परिवार के सभी लोग छत पर ही सोने लगे। सभी को छत की आदत लग गई थी, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां होती रहती। एक दिन पिंटू जब छत पर सो रहा था, तभी छत पर उसके पास एक चूहिया आ जाती है। माँ चूहा! क्या हुआ पिंटू, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? माँ यहाँ पर चूहा आया था। अच्छा चल अब सो जा, वो तो भाग गया होगा ना। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे डर लग रहा है। मुझे मुझे नीचे जाना है। हद है, अब एक चूहे से डरकर तू नीचे जाएगा? हाँ, मुझे यहाँ पर अब नींद नहीं आएगी। ठीक है चल, मैं तुझे नीचे ही सुलाकर ऊपर आ जाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ पिंकी, किसे देख रही है? चाची वो आज पिंटू छत पर नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? जनाब को रात में एक चूहे ने डरा दिया था, इसलिए नीचे भागकर सो रहे हैं। डरपोक, वो एक चूहे से डर गया। सुबह बाहर आने दो, फिर आप देखना मैं उसे कैसे चिढ़ाती हूँ। ठीक है, तुम दोनों की मटर गश्ती तो तुम दोनों ही जानो। अरे शीला, मेरा गमछा तो देना, जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ। और ये पिंटू को क्या हो गया? अभी तक सोता जा रहा है, कब तक सोएगा? आज स्कूल नहीं जाएगा क्या ये? स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन रात को चूहे के डर से जनाब ने अपनी नींद जरूर खराब कर ली है, इसलिए अभी तक सोए पड़े हैं। क्यों, छत पर चूहे भी हो गए क्या? हाँ, छत पर जो एक तरफ चूल्हे की लकड़ी और उपले रखे हैं ना, उन्हीं की वजह से आ गए होंगे। तो एक काम करो, उसे साफ कर पूरी तरीके से चूल्हे के पास रख दो। फालतू में चूहे हमारी नींद भी खराब करेंगे। ठीक है, वो तो मैं रख दूंगी, लेकिन कहीं आपको भी तो चूहे से डर नहीं लग रहा था ना? अरे मुझे क्यों लगेंगे चूहे से डर? अरे मजाक कर रही थी। ये लो आपका गमछा, आज मैं अपना काम खत्म करके छत की सफाई कर दूंगी। इस तरह से शीला ने अपनी छत की सफाई कर दी। फिर कीड़ों और चूहों जैसी दिक्कत खत्म हो गई। अब सभी लोग आराम से छत पर सोने लगे थे, लेकिन छत पर हवा चलने के बाद भी ठंडक महसूस ही नहीं होती थी। फिर सभी ने छत पर पानी डालना शुरू कर दिया। अब छत सूख जाती है तो सभी लोग सो जाते हैं। आज छत पर लोग ज्यादा देर तक जाग रहे थे, क्योंकि हवा कम चल रही थी। आज तो हवा भी नहीं चल रही है, लगता है नींद भी देर से आएगी। ये तो रोज की बात है, हवा चलती है लेकिन शरीर में महसूस ही नहीं होती। अगर यही हवा ठंडी चले तो शरीर को भी ठंडक महसूस होने लगेगी। ठंड हवा तो केवल बारिश और सर्दियों में ही चलती है। जब हम छत पर नहीं सो सकते, क्या फायदा उस ठंडी हवा का? चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। कल से हमारे छत पर भी ठंडी हवा चलेगी। ठंडी हवा चलेगी? वो कैसे? हाँ, मैंने सोचा है, जो बीच में कपड़ा टंगा है ना, हम उसे पानी में अच्छे से भिगोकर रस्सी पर डाल देंगे।
फिर भीगे कपड़े की वजह से हवा में अपने आप ठंडापन महसूस होने लगेगा। अच्छा क्या सच में तुम्हारा ये जुगाड़ काम करेगा? ये तो तुम्हें कल खुद ही पता चल जाएगा। चलो कल देखते हैं क्या होता है। इस तरह से शीला ने कपड़ों को पानी में भिगोकर टांग दिया, जिसकी वजह से सच में हवा में थोड़ा बदलाव हो गया। अरे वाह शीला, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ जी, आज की सब्जी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बनी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो उस गीले कपड़े की बात कर रहा था। रात को सच में पूरे छत पर ठंडक थी, लेकिन एक बात है, छत पर मच्छर भी नहीं जाते। पर दिन में मच्छर काटते, लेकिन इसका जुगाड़ तो धुएं के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। देखती हूँ, सोचने पर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो इसका भी मिल जाएगा। चूहे से डरने वाले बच्चे, क्या कर रहे हो? क्या है, तू मुझे ऐसे क्यों कहती है? क्यों, तुझे बुरा लगता है मेरे ऐसे कहने पर? हाँ लगता है, तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, आगे से नहीं बोलूंगी, माफ कर दे मुझे। अच्छा सुन, वो मेरी मम्मी ना छत पर अब एक बड़ा सा कपड़ा भिगो कर डालती है, तो जिसकी वजह से हमारी छत ना ठंडी ठंडी हवा से भर जाती है। वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। तुम्हारी छत पर भी रात में गीला कपड़ा डालते हैं क्या? नहीं, हमारी छत पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो होता है, इसलिए हम कूलर जैसी हवा का मजा ले पाते हैं। कुछ देर बाद पिंकी वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी मम्मी को पिंटू वाली बात बता देती है। इसी के चलते पड़ोसियों ने भी कपड़े वाला तरीका अपना लिया। एक दिन शीला चूल्हे पर खाना बनाते हुए मिट्टी का तेल लकड़ी पर डाल रही थी। तभी थोड़ा तेल उसके हाथ पर गिर जाता है और बदबू करने लगता है। ओहो, ये क्या हो गया, मेरे हाथ पर तो मिट्टी का तेल ही गिर गया। कितनी तेज बदबू कर रहा, ये तेल ना अब हाथ धोना पड़ेगा, तभी जाकर रोटी बना पाऊंगी। वैसे बदबू एक ऐसी चीज है ना जिसे इंसान परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बदबू मच्छरों को भगाने में मदद करे तो जब मैं अपने मायके थी तो सुना था कि नीम के तेल की बदबू से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। क्या पता नीम के तेल से मच्छर भी भाग जाते हो। एक काम करती हूँ, इनसे कहती हूँ कि हमारे घर में आंवले की जगह नीम का तेल लाया करें, फिर उससे हम बालों में लगा लिया करेंगे। क्या पता उसकी बदबू से मच्छर काटना ही बंद कर दे। हाँ, ये जुगाड़ तो ठीक रहेगा। शीला जरा एक लोटा पानी तो लाना। अरे आज आप खेतों से बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? अच्छा सुनो ना, मैं कह रही थी कि आप जो आंवले का तेल लाते हो ना, उसकी जगह नीम का तेल लाया करो। मुझे लगता है कि उसे सिर में लगाने पर रात में मच्छर काटना बंद कर देंगे। ओह, तो तुमने एक नया जुगाड़ भी खोज लिया। चलो ठीक है, मैं कल सुबह ले आऊंगा। एक जुगाड़ और मेरे दिमाग में और आया है। मैं सोच रही थी ना, तुलसी के पौधों की महक भी मच्छरों को भगाने में मदद करती है, तो क्यों ना छत पर तुलसी के गमले लगा दिए जाएं? ठीक है, लगा कर देख लो। हमें तो बस अच्छी नींद के मतलब है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर इन जुगाड़ों से अच्छी नींद आ जाती है तो फिर इन्हें ही करने से कोई बुराई नहीं है। इस तरह से शीला के जुगाड़ से सच में फायदा मिला और छत पर मच्छरों की दिक्कत भी कम हो गई। अरे बहू, तुझे पता है हमारे पड़ोसी मच्छरों से बचने के लिए नीम का तेल सिर पर लगा रहे हैं और तुलसी का पौधा भी लगा रहे हैं। तो माँ जी, हर बार की तरह ये वाला तरीका भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू। इस तरह से पूरा गांव छत पर सोने लगा और शीला के जुगाड़ अपनाकर हर रात की अधूरी नींद पूरी करने लगी। भाभी, अरे ओ भाभी, कुछ करो ना, मेरी पीठ में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रात तक तो सब कुछ ठीक था, सुबह अचानक से क्या हो गया? माँ जी, मुझे तो लगता है कि रितु को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या क्या कहा? फूड? और आगे क्या बोला तूने? मुझे तो नाम तक नहीं बोला जा रहा। पता नहीं कौन कौन सा नया नया रोग आ गया है। हमारे जमाने में तो सिर्फ सर्दी, जुकाम, बुखार यही सब होता था। अरे माँ जी, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग इसका मतलब होता है कुछ गलत खा लेना। इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पेट दर्द और दस्त जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रितु ने कल ऐसा क्या खा लिया था जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई? भाभी, आप माँ को समझाती रहेंगी कि कुछ करेंगी भी। प्लीज प्लीज कुछ करिए ना, यह दर्द तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। रितु, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्म पानी में नींबू और सोडा मिलाकर तुझे देती हूँ। उसे पीकर ना तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। आखिर रितु ने ऐसा क्या खा लिया था जो उसके पेट पे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, या बात कुछ और ही थी? जाने के लिए कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं।
अरे शीला, देर मत करो। ऐसा करो, मुझे और पिताजी को केवल चाय ही दे दो। उसके बाद कुछ भी करती रहना। आज दुकान का माल लाना है, वो आने वाला है। मालिक ने जल्दी आने को बोला था, लेकिन लगता है इन रोटियों के चक्कर में देर हो जाएगी। हाँ बहू, हम दोनों को चाय ही दे दो। बाद में रोटियां सेकती रहना, लेट हो जाएंगे। अगर हम लेट हो गए तो आज की कमाई भी नहीं मिलेगी। चाय तो बनकर तैयार ही है पिताजी। साथ में मैं आप दोनों के लिए एक एक रोटी भी ले आ देती हूँ। दिन भर बाहर जाकर आप लोगों को काम करना है, केवल चाय पीने से कुछ नहीं होगा। इससे ना एसिडिटी भी हो जाएगी। मनोज और रवि अभी खा ही रहे थे कि तभी आसमान में काले बादल घिरने लगे। लीजिए पिताजी, बस इसी की कमी थी। लगता है आज हम समय पर दुकान नहीं पहुंच पाएंगे। हे भगवान, थोड़ा थम जाना, अभी मत बरसना। हम दुकान पर पहुंच जाएं तब भी बरस लेना, जी भर के बरस लेना। अरे अरे दादाजी, आप तो बिल्कुल वो वाले गाने की तरह बात कर रहे हो। मेरी प्यारी गुड़िया, तेरे दादा को गाना गाना नहीं आता है। अच्छा, या तो बता कौन सा गाना था वो? अरे वही, थम के बरस ओ चला, थम के बरस। आगे की लाइन तो मुझे याद ही नहीं आ रही है दादाजी। अरे पिताजी, आप भी कहाँ इसकी बातों में फंस गए हैं। बारिश शुरू हो गई तो आप दोनों को देर हो जाएगी। चाहिए। हाँ पिताजी, चलिए चलते हैं। दोनों बाप बेटे जल्दी मोहनलाल की दुकान की तरफ निकल पड़ते। वो दोनों उसकी दुकान पर ठेला चलाने और सफाई धुलाई का काम करते थे, जहां उन्हें ना दो ढंग का पैसा मिल पाता था, ना ही इज्जत मिल पाती थी। इसके बावजूद भी वो वहां पर काम करने के लिए मजबूर थे। आइए आइए, अरे आइए आइए, ओहो भाग मेरे, आ जाइए। जो आप दोनों पधारे, बताइए क्या सेवा करूं आप लोगों की। मालिक, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत करिए। रास्ते में बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। आप बस जल्दी बता दीजिए कौन कौन सा सामान किसके यहाँ पर पहुँचाना है। अरे निकम्मो, अरे मैंने तुम दोनों को आज जल्दी आने को बोला था, फिर भी तुम लोगों ने इतनी देर कर दी। ऊपर से बारिश का बहाना दे रहा, और बरसात के मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या फूल झड़ेंगे? हाँ मालिक, आप नाराज मत होइए, जल्दी जल्दी काम बता दीजिए, हम भी ना देर करे सारा काम कर देंगे। वैसे भी बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी शुरू हो सकती है, तो दुकानदारों तक माल पहुंचाना और मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह, आप तो हमें ही ज्ञान देने लगे। लगता है आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, हाँ? तो ऐसा करते हैं, आज से आप दोनों की छुट्टी कर देते हैं। क्यों मनोज जी, ठीक है ना? मालिक मालिक माफ कर दीजिए, सेवा मालिक माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। दया कीजिए, दया कीजिए मालिक, हमें काम से मत निकालिए, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, नहीं निकालता, लेकिन ध्यान रहे आज के बाद मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करना। हाँ, अब जाओ, जाकर दुकानदारों तक सामान पहुंचाओ, और ध्यान रहे चीनी की बोरियां गीली ना हो पाए। मालिक आप चिंता मत करिए, सब कुछ एकदम ध्यान से करेंगे। मोहनलाल की थोक के किराने की दुकान थी, जहां वो छोटे मोटे दुकानदारों को सामान पहुंचाया करता था। रवि और मनोज मौसम का मिजाज देखते हुए जल्दी जल्दी डिलीवरी कर रहे थे। अब बस आखिरी डिलीवरी रह गई थी कि बारिश होने लगी। तभी मोहन बोलता है, हे भगवान, सत्यानाश सत्यानाश हो गया इस बारिश का। अब बस आखिरी खेप बची थी। अब जब तक ये बारिश रुकती नहीं, तब तक हमें कैसे भी कर माल पहुंचाना होगा। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कही। वैसे तो पिताजी, बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, गर्मी के बाद थोड़ी राहत मिल जाती, लेकिन यह सब भी अमीरों के लिए होता है। हम गरीबों के लिए बारिश का दूसरा नाम आफत है, आफत। अरे काम चोरो, अभी तक तुम लोगों ने सोहन की दुकान पर माल नहीं पहुंचाया है? वह फोन करके मुझे सुना रहा है। मालिक, वो देखिए ठेला। अरे उनके नीचे सामान से भरा पड़ा है, लेकिन बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है कि निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा सामान खराब हो जाएगा। वैसे भी इसमें ज्यादातर चीनी और चावल की बोरियां है, अगर हम बाहर गए और थोड़ा सा भी पानी पड़ गया तो सब खराब हो जाएगा। अरे काम छोड़ो, जब तुम दोनों को मालूम है कि बारिश का मौसम है तो हाथ पैर जल्दी चलाना चाहिए था, है नहीं तो अब अगर सोहन लाल की पेमेंट नहीं आई तो याद रखना, तुम दोनों की आज की दिहाड़ी नहीं मिलने वाली।
मालिक ऐसा जुल्म मत कीजिए, बाकी सभी माल तो हमने समय पर पहुंचा दिया था। अब सोहन मालिक के समय में बारिश हो गई तो हम क्या करें। चुप हो जा बिल्कुल, अरे चुप हो जा, ज्यादा से बान मत चला, थोड़ा दिमाग लगाओ और यह माल सोहन लाल तक पहुंचाओ, उसका कुछ जुगाड़ लगाओ, मैं नहीं जानता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक आज हम मोहन के मालिक के यहाँ सामान नहीं पहुंचा देते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। आज बारिश रवि और मनोज के सब्र का इम्तिहान लेने पर उतारू थी, तो वहीं दूसरी तरफ घर में सभी की हालत बहुत खराब थी। अरे माँ जी, इस बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए ना, जगह जगह में पानी टपक रहा है, पूरा चूल्हा खराब हो गया है। और तो और जो थोड़ा बहुत आटा बचा रखा हुआ था वो भी खराब हो गया, उसमें भी पूरा पानी मिल गया है। क्या करे बहू, तेरे ससुर और पति की कमाई भी तो इतनी नहीं होती कि बारिश में कुछ कर पाए, बारिश से पहले छत की मरम्मत कर पाए। हर साल यही सोचते रह गए, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मम्मी, अभी ये गरीबी पुराण पढ़ने का समय नहीं है। जल्दी जल्दी हम सबको बाल्टी और बर्तन को पानी टपकने वाली जगह पर लगाना होगा, नहीं तो पूरा घर तालाब बन जाएगा। अरे अरे बुआ, बन क्या जाएगा, ये तो ऑलरेडी बन चुका है। वह देखो उस तरफ मम्मी के मसालों के डिब्बे पानी में तैर रहे हैं। हे भगवान, क्या आफत है। एक तो यहाँ सामान खरीदने के पैसे नहीं, ऊपर से दूसरी तरफ इस टपकती छत की वजह से जो था वो भी बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करें। अरे बहू, तब की बात तब सोचेंगे, अभी तो इस टपकते हुए पानी को रोकना होगा। तू ऊपर जाकर छत पर प्लास्टिक शीट डाल दे और ऋतु घर में जमा पानी बाहर निकाल। शीला छत पर जाकर प्लास्टिक सीट बिठाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रवि और मनोज भी ठेले पर लदे हुए सामान को प्लास्टिक से अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। मालिक, लगता है यह बारिश आज नहीं रुकने वाली, इसीलिए हमने सामानों को अच्छी तरह से प्लास्टिक के कवर में पैक कर दिया, इसे पहुंचा रहे हैं, जा रहे हैं। इससे ये होगा कि पानी अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी सामान खराब नहीं होगा। और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, थोड़ी देर बाद आप सोहन लाल से पैसे मांग सकते हैं। ठीक है, जल्दी जाओ, लेकिन ध्यान रहे सामान खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। पिताजी, बारिश के कारण सड़कों की मिट्टी एकदम चिपचिपी हो गई है, बहुत फिसलन भरी मिट्टी हो गई है। आप ध्यान दीजिएगा, सही से चलिएगा, कहीं पैर ना फिसल जाए। अरे बेटा मेरी छोड़, तू अपना ध्यान रख। एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए सोहन लाल का सामान पहुंचाकर वह वापस आ जाते। मालिक, हमने सारा सामान सोहन जी के पास पहुंचा दिया है, वो भी सही सलामत। अब आप हम दोनों को आज की दिहाड़ी दे दीजिए ताकि हम भी घर जा सके। मालिक, अगर हो सके तो थोड़ा चावल और दाल भी दे देते, ताकि बारिश में दूसरी जगह से राशन न खरीदना पड़े। क्यों रे रवि, मेरा गोदाम तुझे धर्म खाता नजर आता है क्या? हाँ, जो कभी आटा नहीं तो कभी चावल मांगता रहता है। नहीं मालिक, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, यदि संभव नहीं है तो रहने दीजिए। मोहनलाल से 200 की दिहाड़ी के सिवा दोनों बाप बेटों को कुछ नहीं मिलता है। बेटा, आज तो बड़ी देर हो गई, घर पर सभी लोग राह देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे, सब्जियां और किराने का सामान भी तो लेना है। पिताजी, इन 200 रुपए में हम क्या क्या ले पाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने हमें जन्म देकर कोई गलती तो नहीं करती है। बेटा, हिम्मत नहीं हारते, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष भरा पड़ा है, बस हमें अपने कर्मों पर ही रहना, अपने कर्म अच्छे करना, बाकी ऊपर वाला तो देख ही रहा है, सब उस पर छोड़ दे। बहू, थोड़ी चाय बना दे, थोड़ी थकान हो रही है आज। जी पिताजी, आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं चाय बढ़ा देती हूँ। अरे ऋतु, आज छत से पानी टपकने लगा था क्या? हाँ पापा, हमारा घर मिनी स्विमिंग पूल बन गया था, जिसमें मम्मी के मसाले के डिब्बे भी स्विमिंग कर रहे थे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अपने दादाजी को भी बताओ आज तुमने क्या क्या किया। दादाजी, मैं बताता हूँ। आज इस पिंकी ने अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ कर नाव बनाई थी, उससे ना जमे पानी में, घर में जो पानी जम गया था ना, उसमें डालकर खेल रही थी। इसे समझाओ दादाजी, कॉपी के पेज को बर्बाद ना करा करे। अरे दादाजी, बस एक ही पेज फाड़ा था, ये मोनू का बच्चा कब से सभी से ही शिकायत लगा रहा है।
सभी आपस में बातें कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तू रहने दे बहू, मैं जाकर देखती हूँ इतनी रात गए कौन आया है। अरे कांता जी, आप इतनी रात गए, कहीं कुछ काम है क्या? अरे भाई, काम वाम क्या था, वह तो मैं तुम्हारे लिए छोले लेकर आई थी। सुबह बहू ने छोले भटूरे बनाए थे तो काफी छोले बच गए, तो मैंने सोचा तुम्हें भी दे दूं। हाँ। अरे कांति जी, इसकी क्या जरूरत थी, हमारे घर में खाना बन चुका है, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। अरे सावित्री जी, वैसे भी तेरे घर में क्या ही बना होगा, वही सूखी रूठी रोटियां बनी होंगी और वही दाल। ये ले, सभी को थोड़ा थोड़ा खिला देना, थोड़ा मन बदल जाएगा। कांता जी जिद की वजह से सावित्री को छोले लेने पड़ते हैं। अरे माँ, यह कांता आंटी क्या करने आई थी यहाँ? कुछ नहीं बेटा, बस हमारा मजाक उड़ाने आई थी। उसे मालूम है कि हमारे घर में अभी इतने सारे लोग हैं, फिर भी इस छोटी सी कटोरी में छोला लेकर आई है। वाह वाह, और ये भी बासी, बदतमीज औरत। जाने दो ना सावित्री, दूसरों के कारण अपना मूड क्यों खराब करना। हाँ नहीं तो, और वैसे भी भले ही हम गरीब हो, लेकिन हमने आज तक कभी किसी को बासी खाना नहीं खिलाया और ना खुद खाया, और बचा हुआ खाना भी नहीं खाया है। हाँ पिताजी, बरसात के मौसम में तो ताज़ा ताज़ा खाना ही सही रहता है, वरना बीमारी की चपेट में आने का डर रहता है। चलिए, आप सभी, काफी देर हो गई है, अब खाना खा लीजिए। सभी खाना खाने बैठ जाते, लेकिन बच्चे खाना देखकर मुंह नाक सिकोड़ने लगते। तभी पिंकी बोलती है, क्या मम्मी, यह तो लौकी की सब्जी है, मुझे लौकी नहीं पसंद। हाँ मम्मी, मुझे भी लौकी नहीं पसंद, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। और पिंकी, तू भी खा ले, कल मम्मी हमारे लिए आलू के पराठे बनाएगी, आलू के पराठे, है ना मम्मी? हाँ मेरे बच्चों, जरूर बनाऊंगी आलू के पराठे। हाँ। अरे कोई नहीं, कांता काकी के छोले को हाथ तक नहीं छुआ किसी ने। हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ। रितु चुपके से जाकर कांता के लाए हुए छोले खा लेती, लेकिन छोले बासी होने के कारण उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती और अगले दिन उसे पेट दर्द होने लगता है, उल्टियां भी होने लग जाती हैं और वो परेशान रहती। तभी रितु बोलती है, भाभी, अरे ओ भाभी यार, बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक सुबह क्या हो गया? माँ जी, मुझे लगता है कि रितु को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अरे क्या बोला तूने, फूड पॉइजनिंग? अरे भाई, इसका क्या मतलब होता है, समझ ही नहीं आ रहा। हमारे जमाने में तो सर्दी जुकाम बुखार यही सब हुआ करता था। अरे माँ जी, फूड पॉइजनिंग का मतलब कुछ गलत खा लेना, उससे होता है ये ना, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पेट में दर्द होने लगता है, दस्त होने लगती है। भाभी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ को समझाती रहोगी कि कुछ करो भी प्लीज जल्दी से कुछ करिए ना, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है दर्द मुझसे। रितु तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्म पानी में नींबू और सोडा मिलाकर लाती हूँ, उसे पीकर तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बोल रही थी गलत खाना, आखिर इसने क्या खा लिया? वो माँ, मैंने कांता काकी के लाए हुए वो छोले खा लिए थे। रितु, क्या तू छोटी बच्ची है तो तुझे अपने कुछ पता नहीं है, तुझे अपनी जीभ में कंट्रोल नहीं है? अरे अब बता रही है तू, पिता और भाई काम पर चले गए, अब तेरे लिए दवाइयाँ कौन लाएगा है? और वो भी तू सोच, दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या करूँ इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैंने रितु को नींबू सोडा का पानी दे दिया है, थोड़ी देर बाद ना उसका दर्द सही हो जाएगा, उससे राहत मिल जाएगी। नींबू सोडे का पानी पीकर रितु को थोड़ा सा आराम मिलता है। वहीं दोनों बच्चे बाहर खेलने में जिद करने लगते हैं। तभी मोनू, मम्मी, मैं और पिंकी बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जाओ खेलो, लेकिन ध्यान रखना, बारिश बहुत तेज है, अगर तेज बारिश हो गई तो अंदर आ जाना, ठीक है? दोनों बच्चे बाहर खेल ही रहे थे कि तभी कांता जी के घर के बच्चे भी बाहर निकल आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ गया है, आ गया भाई, आपकी गली में गर्मा गर्म छोले भटूरे वाला आ गया। अरे भाई, एक बार खाओगे तो बार बार बुलाओगे। हाँ, आपका अपना गोपाल छोले भटूरे वाला। अरे रिंकी, देखना, छोले भटूरे वाला आया है। अरे दीपू, कल ही तो मम्मी ने छोले भटूरे बनाए थे, आज फिर से? हाँ रिंकी, मैं तो ये छोले भटूरे खाने के लिए एकदम पागल हूँ, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगते, एकदम मुलायम और फूले फूले हैं भटूरे, देख मजा आ जाएगी। क्या कहा? छोले भटूरे वो क्या होते हैं? तुम्हें छोले भटूरे नहीं पता? अरे जाकर अपनी मम्मी से पूछो, वह तुम्हें बताएंगी कि छोले भटूरे क्या होते हैं। अरे पिंकी,
कल रात दादी तुम सबके लिए छोले लेकर गई थी ना, तुमने नहीं खाए क्या? तुम्हारी दादी ने तो सुबह से बचा हुआ जो छोला था वो ला कर दिया था, और हम सब बासी खाना नहीं खाते हैं। अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हें हम लोगों ने वो बासी वाला छोला दे दिया, वरना तुम्हें तो कुछ नहीं मिलता। ऐसी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम छोले भटूरे खाओ। चलो रिंकी, हम दोनों चलते हैं, बड़े आए बासी खाना नहीं खाने वाली गरीब कहीं के। भैया भैया, तुमने दीपू से गुस्से में क्यों बात की? देखा, वो दोनों अपने घर चले गए। कोई बात नहीं पिंकी, मैं हूं ना, तू मेरे साथ खेल। वैसे भी पिंकी, अब हमें भी घर चलना चाहिए और गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने चाहिए। चलो चलकर खाते हैं। लेकिन भैया, मुझे तो इस ठेले वाले के छोले भटूरे खाने हैं। देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पिंकी अंदर चल। अरे बच्चों, खेल लिया तुम दोनों ने, अब आ जाओ जल्दी से, आकर खाना खा लो। दादी दादी, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। बाहर गली में ठेले वाला आया है, उसके ठेले में ना बहुत स्वादिष्ट अच्छी अच्छी कुछ आ रही, मुझे वही खाना है। अरे बेटा, बरसात में बाहर का खाना नहीं खाते, नहीं तो रितु बुआ की तरह तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा, है ना, दर्द होने लगेगा। माँ माँ दादी, हम बाहर का खाना खाने को मना कर रही हैं। मुझे बाहर का खाना खाना है, तो मेरे लिए घर पर ही छोले भटूरे बना दो फिर। दीपू और रिंकी की मम्मी ने भी कल बनाए थे। तुम तो हमारे लिए कुछ नहीं बनाती हो, केवल दाल चावल रोटी सब्जी यही बनाती रहती हो। पिंकी, तेरी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी है। चुप हो जा, चुप हो जा। जो बनाए चुपचाप खा ले, वरना 2 घंटा आप लगाऊंगी, एक थप्पड़ मारूंगी जोर का, सारा जिद करना निकल जाएगा। मार लो थप्पड़, नहीं मार लो आप मुझे थप्पड़, लेकिन मुझे छोले भटूरे ही खाने हैं, मुझे छोले भटूरे ही खाने हैं। शीला गुस्से में पिंकी को एक चाटा जड़ देती है, जिसके बाद पिंकी और सोनू चुपचाप खाना खाते हैं। वही दूसरी तरफ मोहनलाल के गोदाम में रात हो गई थी। रात हुई, बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था, पानी भर चुका था। तभी मोहनलाल चिल्लाते हुए बोलता है, अरे अभी तुम दोनों बाप बेटे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो सभी बोरियां शाम होने वाली है भाई, पहले दूसरे गोदाम में पहुंच जानी चाहिए। हाँ मालिक, आप चिंता मत करिए, हम काम जल्दी करेंगे। पिताजी, आप केवल बोरियों को सहारा देकर उतारने का काम करिए, बाकी का बाहर ले जाने का काम और थैली में रखने का काम मैं कर लूँगा। बारिश की वजह से ज़मीन फिसलन भरी हो चुकी है, अगर कोई हादसा हो गया तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। रवि अपने पिता को अभी समझा ही रहा था कि मनोज जी का पैर फिसल जाता है और वह सामान लेकर नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे मेरा पैर। अरे पिताजी, मैंने कहा था कि आप इधर मत आइए। देखा, गिर गए ना, लाइए अपना हाथ दीजिए। आय आय हाय हाय, अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, उठा नहीं जा रहा, रे बाप रे, लगता है पैरों में बहुत ज्यादा चोट आ गई है। लो, अब इनका नया नाटक शुरू हो गया भाई। अरे जब पैरों में ताकत नहीं है तो काम करने क्यों आ जाते? सत्यानाश कर दिया मेरे सामानों का है, नहीं तो अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे मालिक, शांत हो जाइए। एक तो पिताजी के पैरों में इतनी तेज से चोट लग गई है और आपको बस अपने सामान की पड़ी है। क्या आपकी नजरों में इंसानों का कोई मोल नहीं? अरे तुम जैसे कीड़े मकोड़े को क्या किस तो पड़ी है भाई, चुप रह। वैसे भी आधी से ज्यादा दुनिया तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से भरी पड़ी। अगर 2-4 को कुछ भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? मालिक, बहुत बोल लिया आपने। आप हमें कोई मुफ्त में पैसे नहीं दे रहे, हम काम करते हैं, उसके बदले में मेहनती मिलती है हमें, वो अभी आधे दाम पर। कल से हम दोनों आपकी दुकान पर कोई काम नहीं करेंगे, नहीं आएंगे हम आपकी दुकान पर काम करने। अरे जहाँ इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता, वहाँ अपना खून जला के क्या फायदा? अरे हाँ भाई, जाओ जल्दी जाओ, निकल जाओ। देखता हूँ तुम दोनों को कौन काम देगा। आखिर में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, हाथ फैलाते हुए मेरे पास ही आना है तुम दोनों को। रवि अपने पिताजी को ठेले पर लेटा देता है और वापस घर आ जाता है। सावित्री उनका हाल देखकर बोलती है, अरे बेटा, इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कीचड़ में इनका पैर फिसल गया था, थोड़ी सी चोट आ गई है। तुम इनका ध्यान रखो, मैं और शीला पास के क्लिनिक में जाकर आते हैं। शीला,
मैंने माँ से कहने को तो कह दिया कि पास के क्लिनिक में जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? आज आप दोनों की दिहाड़ी नहीं मिल पाई? रवि शीला को गोदाम के पास हुई सारी बात बताता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी एक दोस्त नर्स है, वो पास की क्लिनिक में काम करती है, हम वहाँ चलते, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। शीला अपनी दोस्त मीनल से मदद मांगती है। मनोज जी के पैरों को देखने के बाद मीनल कुछ दवाइयाँ लिखती है। शीला, आंचल के पैरों में फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन मोच जरूर आई है, और गर्म पट्टियां बांध देती हूँ और कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे इन्हें आराम मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि अपने पैरों में ज्यादा जोर ना दे। ठीक है मीनल, चल मैं तुझे तेरे क्लिनिक तक छोड़ देती हूँ, तुझसे कुछ बातें भी कर लूंगी। चल आजा, दवाइयाँ भी वहीं से ले लूंगी, चल आजा, जल्दी से आजा। अरे शीला, तेरे ससुराल का इतना बुरा हाल कैसे? वह सब छोड़ मीनल, बीती बातों को दोहराने से कोई कुछ नहीं होने वाला सिवाय दर्द के। हाँ, क्या बताऊं? अगर तुझे सच में मेरी इतनी चिंता है तो यह बता कि तू मेरी मदद करना चाहती है। तू मेरे लिए कोई काम ढूंढ देना मीनल। देख शीला, मेरे पास तेरे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, तेरे पति के लायक जरूर काम होगा। मैं जिसके क्लिनिक में काम करती हूँ ना, वहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनाया है, तो वहाँ के लिए ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड की तलाश है। डेली के ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 500 रुपये मिल जाएंगे। तो कहे तो रवि जी के लिए मैं बात करूँ? मीनल, मीनल तुझे नहीं मालूम तूने मेरे लिए क्या किया है। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। चल अच्छा ठीक है, ज़्यादा सैंटी मत हो। मैं तेरे सामने ही डॉक्टर सर से बात करके देखती हूँ, रवि जी के बारे में नौकरी पक्की करवाती हूँ। उसके बाद हम दोनों दोस्त मिलकर छोले भटूरे खाएंगे। वैसे भी बरसात के मौसम में छोले भटूरे खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मीनल अपने क्लिनिक में बात करके रवि की नौकरी पक्की करवा देती है। अरे वाह शीला, सर ने रवि जी को कल ही आने के लिए बोल दिया है। अब तो तेरी सारी टेंशन खत्म है। अब चल सामने ठेले से चलकर छोले भटूरे खाते हैं। नहीं मीनल, तू खा ले, मेरा मन नहीं है। शीला क्या बात है, तुझे छोले भटूरे तो बहुत पसंद है, आखिर क्या बात हो गई जो तू मना कर रही है? अब तुझसे क्या छुपाना, वो बात कुछ ऐसी कि घर में काफ़ी दिनों से बच्चों को छोले भटूरे खाने हैं। वो बहुत जिद करे, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे में कैसे भी करके मुझे, हाँ, ये क्या ही कर सकती हूँ, मैं नहीं खा सकती छोले भटूरे जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। तो यह बात है। अच्छा सुन, पहले हम दोनों दुकान से मैदा, चने और तलने के लिए तेल खरीदेंगे, ताकि तू आज रात अपने बच्चों के लिए छोले भटूरे बना सके। उसके बाद तू मना नहीं करेगी, ठीक है? लेकिन मीनल तू इतना सब कुछ, अरे बुद्धू, तेरे बच्चों का मुझसे भी कोई रिश्ता है ना? शीला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सामान लेकर घर आती है, सभी को और रवि की नई नौकरी के बारे में बताती है और चने फूलने के लिए पानी में डाल देती है। तभी शीला बोलती है, पिंकी, मोनू, आज मैं तुम सबके लिए छोले भटूरे बनाऊंगी। अरे वाह, अरे वाह, फिर तो नई नौकरी मिलने की खुशी दुगनी हो गई है, दुगनी। वाह भाभी, इतनी तेज भूख लगी है, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बहू, रवि को और रितु बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, नई नौकरी मिलने की खुशी में और बरसात में छोले भटूरे का तो मजा ही कुछ और है। आज शीला के ससुराल में सभी बहुत खुश थे। रात होती है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर छोले भटूरे खाता है। अरे वाह, बहुत 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 अच्छे बनाए हैं। वाह, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा माँ है। उनका ही वास है। कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं, मजा ही आ गई। हाँ बहू, तेरे पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इतने गरम और फूले फूले भटूरे मैंने कभी नहीं खाए। अरे मम्मी, आप तो बेस्ट हो, बेस्ट। कल मैं दीपू और रिंकी को बताऊंगी कि मेरी मम्मी ने भी छोले भटूरे बनाए हैं। हाँ भाभी, मैं छोले भटूरे खाकर तो मेरा दिमाग में बस एक ही बात आई है। बोलो तो क्या बात है? भाभी, मैं यही सोच रही थी कि भैया तो कल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर जाएंगे, ऐसे में हमारा ठेला तो खाली ही रहेगा, तो क्यों ना हम उस ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेचें। ऐसे में कुछ इनकम भी हो जाएगी और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रितु, घर पर रहकर सबकी देखभाल करते हुए यह काम मैं कर पाऊंगी। तो पक्का कहा, कल भैया के काम पर जाने के बाद हम अपना ठेला लगाएंगे।
लेकिन शीला, सोच लो, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। अरे बहू की मदद करने के लिए हम सब भी तो हैं। हम सब मिलकर हाथ बटाकर सब काम कर लेंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है हमारे दिन अब सुधरने वाले हैं। अब बहू भगवान का नाम लेकर कल से छोले भटूरे बेचेगी, बिजनेस शुरू करेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में शीला के बनाए हुए छोले भटूरे की खुशबू फैल जाती है। अगल बगल से लोग बारिश में गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए शीला के पास आने लगते। तभी कांता बोलती है, अरे ताऊ जी, तूने बताया नहीं तेरी बहू इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती। वाह भाई, मजा आ गया खाकर। ऐसा करो शीला, मुझे भी 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो। जी आंटी, मैं छोले भटूरे पैक कर देती हूँ। कुछ समय बाद ऐसे ही बीतने लगता है और धीरे धीरे शीला का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मून रोड पर दुकान लगाने लगती है और अच्छा खासा ढाबा खोल लेती है और खूब पैसा कमाती है। इस तरह से अपने ससुराल को बारिश में छोला भटूरा खिलाने के सपने से शुरू हुआ शीला का यह सफ़र अपने खुद के छोले भटूरे के ढाबे में जाकर खत्म होता है। ऐसी और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी किस टॉपिक पर देख रही है, अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।